आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 134 यानी BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। और आज हम लोग इस पूरी बुक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के आने वाले मिले भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं इस क्लास में मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने मैं चैप्टर करवाऊंगा, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी बुक मैं कह सकता हूँ आपको एक ही वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जितनी कहानियां हैं, जितने उपन्यास हैं, सारे चीजें एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। इसलिए इस क्लास को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बीच बीच में से भी मैं आपको चैप्टर करवाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। जो भाई हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा, हिंदी गद्य का विकास। गद्य समझते हो? गद्य का मतलब होता है भाई कविता जो होती है ना, कविता जो लिखे जाए, कविता को बोलते हैं पद्य। जैसे कोई मान लो भाई कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, जब घूमने फिरने जाते उसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, गद्य बोला जाता है। कविता को छोड़ करके जो भी हिंदी साहित्य में कहानी लिखी जाती है, निबंध लिखे जाते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है, संस्मरण लिखे जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, गद्य बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में गद्य लिखने की शुरुआत कब हुई, यानी नाटक किस प्रकार से लिखे गए, कहानियां किस प्रकार से उनके लिखने की शुरुआत हुई, उपन्यास किस प्रकार से लिखे गए, उनकी किस प्रकार से शुरुआत हुई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि बताओ। ठीक है, और हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। आप सबको पता ही होगा कि भाई सबसे पहले जो लेखन शुरू किया गया था वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था। जिसे आप सबको पता होगा कि 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, और खास तौर से अगर आप लोगों ने भक्ति आंदोलन को पढ़ा होगा तो भक्ति आंदोलन में भाई उस समय भाषा क्या थी, जो गद्य लेखन था किस भाषा में होता था, ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, यानी नाटक वाटक जो है या कहानी वानी हो ब्रज में होती थी। लेकिन बाद में कह सकते कि जब खड़ी बोली आई, भारतेंदु जब युग आया है, वहीं से कह सकते हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। यानी कहने का मतलब है कि खड़ी बोली में नाटक लिखे जाने लगे, उपन्यास लिखे जाने लगे, कहानियां लिखे जाने लगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जब आधुनिक काल आया, आधुनिक काल क्या, 1900। भाई जब 1900 का समय आया, 1900 आया, 19वीं शताब्दी में अन्य भारतीय भाषाओं की तरह, अन्य जितनी भारतीय भाषा हैं उन्हीं की तरह कह सकते हैं कि हिंदी का विकास खूब हुआ 19वीं शताब्दी में। पहले खड़ी बोली हिंदी में बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं लिखी जाती थी। पहले खड़ी बोली में कविता, खाली कह सकते भाई मेरे, पहले ना 1900 से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले खड़ी बोली में, जिसको आज हम हिंदी बोलते हैं जो खास तौर से, उसमें नाटक नहीं लिखा जाता था, निबंध लिखा जाता था, कहानी लिखी जाती थी। 19वीं शताब्दी में कह सकते हो कि बहुत कम था। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत हुई। आज खड़ी बोली जो है यह एक साहित्यिक भाषा बन चुकी है। आज आप देखते हो भाई खड़ी बोली में तो सारा कहानियां वहानियां लिखी होती है, निबंध उबंध लिखे जाते हैं ना, या उपन्यास नाटक लिखे जाते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर हम साहित्य की बात करें तो वहां पर खड़ी बोली हिंदी में साहित्य का लेखन बिल्कुल कम था, खड़ी बोली में नहीं लिखे जाते। उस समय जो साहित्य में जो उस समय जो लिखे जाते थे, नाटक लिखे जाते थे, उपन्यास लिखे जाते थे, वो भैया कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, ब्रज भाषा में। यानी पहले कह सकते हो कि जो साहित्य था, हिंदी साहित्य था, वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, इस प्रकार की भाषा में साहित्य लिखा जाता था। 19वीं शताब्दी से कह सकते कि खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत की गई है। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं, भाई बहुत लंबे समय तक कह सकते जो साहित्य लिखा जाता था, जो कहानी लिखी जाती थी, नाटक लिखे जाते थे, वो सारे ब्रज भाषा में लिखे जाते थे। भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना होती है, लेकिन विचार विनिमय अलग प्रकार की भाषा होती। बोलचाल की भाषा गद्यात्मक थी। ब्रज भाषा जो थी उसका प्रयोग कह सकते कि साहित्य लिखने में खूब होता था। लेकिन कह सकते कि जैसे जैसे भारतेंदु युग आया, जिसको हम 19वीं शताब्दी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में कह सकते हो, कि खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत हुई। यानी अब जैसे प्रेमचंद जी आए, ठीक है, भारतेंदु आया, द्विवेदी युग आया, यहां से कह सकते खड़ी बोली हिंदी में
कविता लिखने की, खास तौर से कह सकते हैं भाई मेरे नाटक लिखने की शुरुआत हुई, कहानी लिखने की शुरुआत हुई। पहले किसमें लिखा जाता था? पहले भैया मेरे ब्रज भाषा में लिखा जाता था। यानी ब्रज भाषा में पहले गद्य लिखे गए। तो ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा थी पहले। कब थी भाई मेरे? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में। इसका ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। लेकिन इस भाषा को बोलचाल के रूप में प्रयोग साहित्य में होता था। आप तो जानते होंगे कि विद्वानों की भाषा जो होती है भैया अलग भाषा होती है। देखो भाई, विद्वान आदमी की भाषा अलग होती है और आम आदमी की भाषा अलग होती है। तो उस समय के कह सकते हो कि पहले जो साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती थी 15वीं 16वीं शताब्दी में, वो सब किसमें लिखी जाती थी भाई मेरे? ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा खाली कह सकते हो कि वो मथुरा, वृंदावन और यूपी के कुछ रीजनों में ही बोली जाती थी। लेकिन जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, वो सभी लोग किस भाषा में लिखते थे? वो सभी लोग आप कह सकते हो ब्रज भाषा में ही लिखते थे। ठीक है, और जैसे आप देखोगे कि ब्रज भाषा में ही लेखन हम ज्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रज भाषा के बाद देखो, ब्रज भाषा जो है कह सकते हो ब्रज क्षेत्र में ही बोली जाती थी, बाहर नहीं बोली जाती थी। लेकिन जो लेखक ओखक होते थे, कवि ववि होते थे, रचनाकार जो होते थे, उन्होंने कह सकते हैं नाटक हो, उपन्यासकार हो, वो सभी भैया किस में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। बाद में कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में, कब भाई मेरे? 19वीं शताब्दी में जब भारतेंदु युग आया, या कह सकते हैं जब द्विवेदी युग आया, तब कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी, आज जिसको हम हिंदी बोलते हैं, तब कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में कह सकते हो गद्य लेखन की शुरुआत हुई। गद्य क्या? जैसे नाटक हिंदी में लिखा जाने लगा, ठीक है, कहानियां हिंदी में लिखी जाने लगी, निबंध हिंदी में लिखा जाने लगा, यात्रा वृत्तांत हिंदी में लिखा जाने लगा। पहले ब्रज भाषा ही थी जिसमें गद्य लेखन लिखा जाता था, किंतु धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में भी होने लगा। खड़ी बोली जो थी आम लोगों की भाषा थी, धीरे धीरे कह सकते खड़ी बोली को साहित्यकारों ने भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली जो थी वह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती थी। भाई 14वीं शताब्दी में दिल्ली तक ही बोली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ वह देश के अन्य कई राज्यों में भी होने लगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां लिखना शुरू किया था। सबसे पहले किसने लिखना शुरू किया खड़ी बोली में? अमीर खुसरो ने लिखना शुरू किया था भाई मेरे। अमीर खुसरो के बाद कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास दक्षिण भारत में हुआ, और 14वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत में खड़ी बोली में कई सारी रचनाएं की गई। जैसे अगर मैं बात करूं, ख्वाजा बंदा नवाज ने, शाह मीरा ने, या अन्य लोग, अन्य जो साहित्यकार थे, उन्होंने धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी में कह सकते हो कि रचनाएं शुरू की। ठीक है, और इस प्रकार से दक्कनी हिंदी, जो हिंदी में कह सकते हैं लगातार गद्य साहित्य की विकास होता रहा। मुगल काल में कह सकते हैं कि खड़ी बोली का विस्तार हुआ, और मुगल काल में कह सकते हैं खड़ी बोली जो थी वह दिल्ली में, आगरा में, और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद, इन इलाकों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग खूब होने लगा। और जैसे जैसे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग बढ़ता चला गया, वैसे वैसे कह सकते जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी रचनाएं भी खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। खड़ी बोली का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1741 में पटियाला दरबार में राम प्रसाद निरंजन द्वारा खड़ी बोली में साहित्य भी लिखे गए। तो खड़ी बोली का प्रयोग कह सकते हैं भाई मेरे कि धीरे धीरे हो रहा था। और 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग तेजी से हुआ, और खड़ी बोली में कह सकते हो कि रचनाएं हैं और इनको लिखा जाना है। यानी 19वीं शताब्दी में कह सकते हो खड़ी बोली में नाटक लिखे जाने लगे। खड़ी बोली हिंदी, आज जिस हिंदी को हम बोलते हैं, ठीक है, उसी बोलते खड़े, नॉर्मल जो हिंदी है भाई मेरे वही खड़ी बोली हिंदी है। पहले भाई मेरे जो कहानी लिखी जाती थी, जो निबंध लिखा जाता था, जो नाटक लिखा जाता था, वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था पहले भाई मेरे। बाद में खड़ी बोली में कह सकते हैं नाटक लिखे जाने लगे। जैसे भारतेंदु ने नाटक लिखा खड़ी बोली में, और प्रेमचंद जैसे लोगों ने कह सकते हो भाई खड़ी बोली में कह सकते हो कहानियां लिखी, निबंध लिखे गए, यात्रा वृत्तांत लिखे। बाद में धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में कह सकते हो खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो ज्यादा होने लगा। यानी अब गद्य साहित्य की भाषा क्या बन गई? खड़ी बोली बन गई, खड़ी बोली हिंदी। इसी में अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, होगा भाई मेरे भारतेंदु युग क्या है। देखो, हिंदी खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले साहित्यिक रचनाएं लिखने में जिस व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म
बनारस के एक धनी परिवार में हुआ। 2 दिसंबर 1850 को हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र जो थे साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे। इन्हें नहु वध शीर्षक नाटक लिखा था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिताजी थे वो भी भाई मेरे कविता नाटक वाटक लिखते थे। विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। किसके? भारतेंदु के पिता ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता ने। नाटक और काव्य के अतिरिक्त उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका का भी संपादन किया। यानी भारतेंदु जो है वो कह सकते हो उन्होंने क्या क्या लिखा। हरिश्चंद्र मैगजीन लिखा था भारतेंदु ने, हरिश्चंद्र चंद्रिका लिखा, नामक पत्रिकाएं लिखी। पत्रिकाओं के प्रकाशन का महत्व भली भांति उस समय समझा जा रहा था। इन्हीं के माध्यम से कह सकते हो कि हिंदी गद्य के विकास में बहुत ज्यादा मत। देखो भारतेंदु जो है ना वो कह सकते पत्रिका का संपादन करते थे, मैगजीन निकालते थे भारतेंदु। आप सबको पता है ना जो मैगजीन होती है ना उसमें कवियों की कविताएं छपती हैं, उसमें नाटक छपते हैं। तो भारतेंदु जब भाई मेरे जब भारतेंदु थे तो मैगजीन निकलती थी, उसी मैगजीन का क्या करते थे? प्रकाशन करते थे। और भारतेंदु के माध्यम से कह सकते हो कि गद्य के विकास में बहुत बड़ी सहायता मिली। भारतेंदु ने अपने समय तक प्रयुक्त खड़ी बोली के गद्य के निर्माण में भूमिका निभाई। गद्य के क्षेत्रों में यानी भारतेंदु के समय कह सकते हो निबंध हो, नाटक हो, कहानियां हो, इनको लिखने की शुरुआत हुई। देखो भाई भारतेंदु से पहले जो नाटक थे, जो निबंध थे, नाटक था, निबंध था, उपन्यास था, ये सारी जो चीजें होती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। यानी कि लेकिन जब भारतेंदु आए और जब भारतेंदु ने कह सकते पत्रिका निकालते थे, अपनी मैगजीन निकालते थे, तो खड़ी बोली में जो कहानी होती थी, जो नाटक होते थे, उनको इन्होंने छापना शुरू किया। किसने? भारतेंदु ने। और यहीं से कह सकते कि भारतेंदु के प्रयासों से के जरिए कह सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हिंदी गद्य में होने लगा। भारतेंदु ने कह सकते हो कि श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी, क्योंकि भारतेंदु प्रेम को लेकर के भी खूब लिखते हैं। दूसरा भारतेंदु देशभक्ति को लेकर के, क्योंकि भाई भारतेंदु के समय कह सकते हो कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है। तो भारतेंदु ने जो अपनी रचनाएं लिखी उसमें देशभक्ति की रचनाएं भी खूब लिखी। भारतेंदु ने कह सकते ईश्वर से जुड़ी भी रचनाएं लिखी। और कह सकते कि भारतेंदु ने उस समय सामाजिक जो परिस्थितियां समाज में कह सकते छुआछूत है, जातिवाद है, सामाजिक नव जागरण के प्रति भी उन्होंने लिखा। 35 वर्ष की छोटी सी आयु में कह सकते 1885 में इनका देहांत हो गया। यानी मात्र 35 साल की आयु में कह सकते भारतेंदु जी की मर गए थे, यानी इनके देहांत हो गया था भाई। ठीक है। हिंदी साहित्य के लिए भारतेंदु का जो काम है वो बहुत युगांतकारी है, क्योंकि भारतेंदु सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने कह सकते कि खड़ी बोली हिंदी में निबंध हो, कविता हो, कहानी हो, इसको लिखने की शुरुआत की। और खड़ी बोली हिंदी के विकास में पहले व्यक्ति ना क्या है? भारतेंदु है, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। ठीक है। भाषा के मामले में भारतेंदु हमेशा कहते थे निज भाषा का विकास। भारतेंदु ने जैसे बोला निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न होई को सूल। कर रहे भारतेंदु कहते भाई मेरे कि अपने ही यानी किसी भी व्यक्ति का जो विकास है ना वो अपनी भाषा में ही हो सकता है भाई मेरे। किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लैंग्वेज में आपका विकास नहीं हो सकता है। ये कौन कहता है? ये भारतेंदु कहते हैं। भारतेंदु ने अपने समय के लेखकों को प्रेरित किया। भाई भारतेंदु ने प्रेरणा दी समाज को, और उस समय के जितने लेखक थे, जितने साहित्यकार थे, उनको भारतेंदु ने प्रेरणा दी कि वह भी खड़ी बोली हिंदी में लिखें। भारतेंदु के समय एक ऐसे लेखकों का ग्रुप तैयार हुआ, मंडली तैयार हुई, जिन्होंने कह सकते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। भारतेंदु के समय कह सकते हो प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमाघन, जगन्नाथ रत्नाकर, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी जैसे लोगों ने कह सकते इन लोगों ने भी खड़ी बोली हिंदी में अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखी। अन्य लोग भी। और गद्य के विकास में कह सकते इन लोगों ने अपनी कलम चलाई। निबंध हो, नाटक हो, उपन्यास हो, इन लेखकों की रचनाएं आज भी बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक यानी मंथली पत्रिका निकाली, जिसमें उन्होंने लेख, निबंध, नाटक प्रकाशित करते थे।
भट्ट जी जो भट्ट हैं, इन्होंने पद्मावती, शिशुपाल वध और चंद्रसेन नामक नाटक लिखे और अजान से एक सुजान नामक उपन्यास की भी यहाँ पर रचना की गई। तो बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमा घन है, इन्होंने आनंद कदम्बनी नामक मासिक पत्रिका निकाली और बाल मुकुंद गुप्त जो थे, इन्होंने हिंदी हिंदी निबंध के विकास में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के जितने अन्य लेखक थे, उन्होंने कह सकते हैं हिंदी साहित्य के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया। समझ रहे हो? तो भारतेंदु के समय से ही कह सकते हैं भाई मेरे, हिंदी साहित्य में कह सकते हो कि खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। भारतेंदु के समय के जितने कवि थे, यानी जितने लेखक थे, उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते हो कि भाई नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, इसकी शुरुआत लिखना शुरू किया और खड़ी बोली में इसका प्रयोग होना शुरू हो गया। जैसे राधा कृष्ण दास ने दुखनी दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप और सती प्रताप जैसे नाटकों की रचनाएं करी। तो भाई भारतेंदु के बाद जब भारतेंदु का डेथ हो गया, वो 35 साल की आयु में, तो भारतेंदु के समय के जो अन्य लेखक थे, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र हो, पंडित बालकृष्ण भट्ट हो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमा घन हो, इन लोगों ने भी कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में इन लोगों ने खूब लिखना शुरू किया। यहीं से कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और खड़ी बोली हिंदी के विकास में कह सकते हो कि सबसे बड़ा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही वो व्यक्ति थे, वो इंसान थे, जिन्होंने कह सकते खड़ी बोली हिंदी में नाटक लिखना शुरू किया, हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया, हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत किसने की? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और उन्हीं के बाद से कह सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी को आगे बढ़ाने में अन्य कवियों का योगदान हम लोगों को दिखाई देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और भाई जैसे बोला हिंदी लेखन की शुरुआत, भाई भारतेंदु से पहले ब्रज भाषा में सब कुछ लिखा जाता था, अवधी भाषा में सब कुछ लिखा जाता था, लेकिन जब भारतेंदु आए, इन्होंने नाटक हिंदी में लिखा, इन्होंने कहानियां हिंदी में लिखी, इन्होंने निबंध हिंदी में लिखा और इसकी भारतेंदु जैसे लिखते थे हिंदी में, बाकी लोगों ने भी भाई कॉपी करना शुरू किया। बाकी जो इनके मित्र उत्र थे, जो कवि मित्र थे, उन लोगों ने भाई मेरे हिंदी में लिखना शुरू किया, इसलिए इनके समय को भारतेंदु युग बोला गया। और यहीं से कह सकते हैं हिंदी साहित्य में, यानी गद्य साहित्य में हिंदी भाषा में यानी खड़ी बोली हिंदी में लेखन की शुरुआत की गई। तो भारतेंदु युग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? नमक का दरोगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कह सकते हो जो नमक का दरोगा है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में से संदर्भ सहित व्याख्या भी गद्यांशों की आ सकती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, नमक का दरोगा। एक कहानी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है नमक का दरोगा। इस कहानी को अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं जरूर कह सकता हूं क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दरोगा क्या होता है? एक प्रकार से पुलिस जो महकमा होता है उसमें होता है। और नमक क्या है? तो नमक आप सबको भाई मेरे पता ही होगा नमक क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजों के जो जब समय था, तो उस समय भैया क्या होता, जो नमक होता था आम आदमी नमक को नहीं बना सकता था। तो उस समय नमक को अगर कोई नॉर्मल आदमी बना रहा है तो उसको काला बाजारी बोलते थे। ठीक है, तो नमक का दरोगा नमक का विभाग होता था, क्योंकि आप सबने सुना भी होगा कि भाई अंग्रेजों ने कानून बना दिया था कि कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा, केवल अंग्रेजों की सरकार ही नमक बनाएगी। तो नमक विभाग खुला हुआ था, तो उसमें एक दरोगा की पोस्ट होती थी। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी टाइप का नमक का दरोगा होता था। ठीक है, और विभाग होता था। ठीक है, सरकारी अधिकारी एक प्रकार से कह सकते हैं, नमक का दरोगा एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सबसे बेहतर कहानियों में से एक है नमक का दरोगा। देखिएगा, नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है। इस कहानी का नायक नायक मुंशी बंसीधर है, नाम याद रखिएगा। कहानी जो पूरी है किसके इर्द गिर्द घूमती है? मुंशी बंसीधर। यही नमक का दरोगा बनेगा, यही कह सकते हैं अधिकारी बनेगा, कह सकते हैं नमक का दरोगा यही बनेगा। क्या नाम है उसका? मुंशी बंसीधर। नाम याद रखिएगा, मुंशी बंसीधर। वह अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए आवेदन करता है। भाई मुंशी बंसीधर जो हैं, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करी, नौकरी पढ़ाई खत्म करके उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया, यानी फॉर्म भरा
और मुंशी बंशीधर की नौकरी किसमें लग गई है? नमक का दरोगा के रूप में मिल गई। यानी अब उसको नमक विभाग में दरोगा बना दिया, जिसको हम खास तौर से इंस्पेक्टर बोलते हैं भाई। नमक विभाग में क्या बन गए हैं? इंस्पेक्टर बन गए। कौन बन गया भैया? मुंशी बंशीधर बन गया है। अंग्रेजों के समय जो नमक विभाग खुला है, देश में नमक का नया विभाग खुला था। कह सकते हैं उस समय अंग्रेजों के समय में देश में नमक डिपार्टमेंट खुला था, नमक विभाग खुला था। उसमें नौकरी करने के लिए बहुत लोग लालायित रहते थे भाई। नमक विभाग में सब लोग नौकरी करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उसमें भैया मेरे ऊपर की कमाई थी, उसमें रिश्वत बहुत ज्यादा मिलती थी, इसलिए सभी लोग नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। नमक विभाग में नौकरी सभी लोग क्यों करना चाहते? इसका कारण था कि इस नौकरी में ऊपर की कमाई यानी रिश्वत की अपार संभावना थी। भाई कह सकते हैं कि नमक का दरोगा या नमक विभाग में कोई लग जाता था तो ऊपर की कमाई खूब होती थी। इसलिए कह सकते हैं उस समय सभी लोग नमक डिपार्टमेंट में या नमक का दरोगा बनना चाहते थे। मुंशी बंशीधर जो हैं, इनके पिता ने बंशीधर को, यानी कह सकते हैं मुंशी बंशीधर के पिताजी ने मुंशी बंशीधर को रिश्वत कैसे लेनी है, रिश्वत लेकर के काम करना है, इस सब के बारे में मुंशी बंशीधर को खूब बताया। तो भाई मुंशी बंशीधर जो नमक का दरोगा बना है, पढ़ लिख करके उसकी नौकरी लगी है, तो भाई उसके जो पिताजी हैं, उसके पिताजी ने उसको बताया कि बेटा रिश्वत कैसे लेना है, रिश्वत का कैसे काम करना है, इस सब को बता करके उसको भेजा गया है। और चुपचाप अपने पिता की बातें सुन करके मुंशी बंशीधर नौकरी करने के लिए चला गया। बंशीधर मुंशी बंशीधर जो है बहुत ईमानदार व्यक्ति है। क्या है? मुंशी बंशीधर करप्ट नहीं है, भ्रष्ट अधिकारी नहीं है। मुंशी बंशीधर कह सकते हैं बहुत ही ईमानदार अधिकारी है, बहुत ही ईमानदार अफसर है, बहुत ही मेहनती आदमी है मुंशी बंशीधर। उसके पिता जरूर चाहते कि ये रिश्वत ले, खूब पैसा लेकर के आए, मुंशी बंशीधर लेकर के आए, उसके उसके पिता चाहते हैं। लेकिन मुंशी बंशीधर बहुत ईमानदार है, नंबर वन का अफसर है, कह सकते हो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और वो नमक का दरोगा बना है। मुंशी बंशीधर को कह सकते हो भाई मेरे नौकरी करते हैं खाली 6 महीने, कितने महीने? 6 महीने हुए हैं। एक दिन मुंशी बंशीधर को पता चला कि रात में कुछ गाड़ियों में माल जाएगा, यानी कुछ गाड़ियों में क्या होगा? नमक की कालाबाजारी होगी। और नमक विभाग इसलिए बनाया गया था ताकि नमक की कालाबाजारी, यानी भाई नमक को ब्लैक में ना बेचा जाए, इसी को बोलते कालाबाजारी। ठीक है? तो भाई मुंशी बंशीधर नौकरी कर रहे थे। 6 महीने बाद उनको पता चला कि भाई रात में कुछ गाड़ियां जाएंगी और इसमें क्या होगा? नमक की ब्लैक कालाबाजारी की जाएगी। बंशीधर को पता चला कि इस इलाके में ये गाड़ियां जो हैं, यानी नमक की कालाबाजारी कौन करेगा? क्योंकि उस इलाके में एक बहुत बड़े जमींदार हैं। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा है? एक बहुत बड़े जमींदार थे, उनका नाम था पंडित ओपी दीन। क्या है? नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा है? बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, जिसका नाम है पंडित ओपी दीन। इसमें पंडित ओपी दीन का नमक जा रहा है। भाई मुंशी बंशीधर को पता चला कि नमक की गाड़ियां कुछ जाएंगी, ये पंडित ओपी दीन जो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनकी गाड़ियों में नमक जा रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है? कालाबाजारी की जा रही। ठीक है? सरकार ने नमक पर प्रतिबंध लगा रखा। भाई अंग्रेजों की सरकार ने नमक पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि पंडित ओपी दीन जो है, जो जमींदार है, ये नमक की कालाबाजारी कर रहा है। और भैया नमक का दरोगा कौन है? मुंशी बंशीधर। इसको जाकर के रोकना है। भाई नमक जो है, नमक की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए उसको काम करना। उसको देखते नहीं हो कि खबरी ने बता दिया है, देखते नहीं पुलिस वालों को कौन बताता? खबरी होता ना। तो भैया खबरी ने बता दिया कि जमींदार जो है पंडित ओपी दीन नमक की कालाबाजारी कर रहा है, रात में भाई मेरे इसकी गाड़ियां जाएंगी, और सरकार ने नमक पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो भाई रात में कह सकते हो कि पंडित ओपी दीन की गाड़ियां जाने लग जाती हैं। और जो नमक का दरोगा है, नमक का दरोगा भाई मुंशी बंशीधर आते हैं। मुंशी बंशीधर ने पंडित ओपी दीन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कालाबाजारी कौन कर रहा था? पंडित ओपी दीन कर रहे थे। पंडित ओपी दीन नमक की कालाबाजारी कर रहे थे, इसलिए कह सकते हैं मुंशी बंशीधर नमक के दरोगा ने क्या किया? भैया कालाबाजारी करने के आरोप में किसको गिरफ्तार कर लिया? पंडित ओपी दीन को। भैया पंडित ओपी दीन अरेस्ट हो गए हैं। कौन है पंडित ओपी दीन? नमक की कालाबाजारी करने वाला आदमी है। तो नमक की जो कालाबाजारी करता था, बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, जमींदार है, उसकी पहुंच भी बहुत तगड़ी है। ठीक है? उसको किसने गिरफ्तार कर लिया? नमक का दरोगा जो है मुंशी बंशीधर ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है भाई, अरेस्ट हो गए हैं। हालांकि
जो जमींदार है पंडित ओपी दीन है, वो नमक का दरोगा को 40,000 की रिश्वत देते। आप सबको पता होगा ना, कोई अमीर आदमी जब पकड़ा जाता है ना, तो हमेशा भाई मेरे पुलिस अधिकारी को रिश्वत कहता ना, इतना पैसा ले लो हमको छोड़ दो, होता है ना। पैसे लेकर के छोड़ने की खूब बातें होती हैं। भाई कहीं भी अगर आप लोग देखोगे अमीर आदमी अगर क्राइम करते हुए, काला बाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा, तो हमेशा पुलिस वालों को पैसे देकर के छूटने की कोशिश करेगा। तो उसी प्रकार से कह सकते हो भाई मेरे कि पंडित ओपी दीन यानी जो जमींदार, पैसे वाले जमींदार जो नमक की काला बाजारी कर रहे थे, उन्होंने दरोगा को यानी नमक के दरोगा यानी मुंशी बंशीधर को बोला कि भाई 40,000 ले लो और हमको छोड़ दो। लेकिन भैया मुंशी बंशीधर जो नमक का दरोगा बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उसने भैया रिश्वत नहीं ली, रिश्वत नहीं ली और कह सकते हो जमींदार पंडित ओपी दीन को कह सकते हो उसने सलाखों के पीछे भेज दिया। ठीक है? भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। किसको गिरफ्तार कर लिया? पंडित ओपी दीन। और एक बात बता दूं, पंडित ओपी दीन भाई मेरे बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बहुत पैसा है, उसकी पहुंच भी बहुत तगड़ी है। हो दरोगा ने गिरफ्तार उसको जरूर कर लिया है, लेकिन भाई उसका कुछ होने वाला नहीं है। रुपया पैसा उसके पास बहुत है भाई, वो सबको खरीद लेगा। अगले दिन भाई आप सबको पता है कि जब दरोगा किसी को गिरफ्तार करता है ब्लैकमेल करते हुए, तो उसको अगले दिन क्या होता है? अगले दिन भाई कोर्ट में ले जाना पड़ता है। तो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन कचहरी यानी कोर्ट बोलते कचहरी। अगले दिन कचहरी यानी कोर्ट में पंडित ओपी दीन की पेशी है, क्योंकि पंडित ओपी दीन इसलिए कोर्ट में गए हैं क्योंकि उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। क्या कर रहे थे? नमक की कालाबाजारी कर रहे थे। नमक के दरोगा पंडित मुंशी बंशीधर ने पकड़ लिया। अगले दिन भैया कोर्ट में पेशी हुई और भाई मेरे पंडित ओपी दीन बाइज्जत बरी हो गए। देखो कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था पैसे वाला आदमी, लेकिन भाई मेरे बरी हो गया, छूट गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई मुंशी बंशीधर ने सबको खरीद लिया, सबको पैसा दे दिया, जज को भी दे दिया, सब बाकी लोगों को दे दिया, कुछ नहीं हुआ। सप्ताह भर के बाद बंशीधर की नौकरी छूट जाती है। ये तो सबको पता है भाई मेरे कि पंडित ओपी दीन पैसे देकर के, सबको पैसा खिला करके कोर्ट से छूट जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जो ईमानदार पुलिस अधिकारी नमक का दरोगा जो थे, क्या उनका नाम था? मुंशी बंशीधर। भैया मुंशी बंशीधर को क्या हुआ? रिश्वत के आरोप, झूठे आरोप लगे मुंशी बंशीधर पर और उनकी नौकरी छूट गई। किसकी नौकरी छूट गई? नमक का दरोगा जो मुंशी बंशीधर बना था, बहुत ईमानदार था, बहुत नेक आदमी था, उस पर झूठे आरोप लगा करके उसको नौकरी से निकाल दिया गया, नमक के दरोगा को। ठीक है? और जब निकाल दिया गया और अपने घर लौट आया। कह सकते हैं नमक का दरोगा जो मुंशी बंशीधर थे, कह सकते भाई बहुत परेशान थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत ईमानदारी से काम करता था। भाई आप सबको पता है जो ईमानदारी से बहुत काम करता है ना, उसको लास्ट में ये होता है, नौकरी से निकाल देते हैं। ठीक है? बाकी सारे भ्रष्ट होते हैं तो निकालेंगे ही। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जिस ओपी दीन को मुंशी बंशीधर ने पकड़ा था कालाबाजी करते हुए, पंडित ओपी दीन जो जमींदार थे, जो पैसे वाले थे और जो पैसे के बल पर कोर्ट से भैया छूट गए थे, वो मुंशी बंशीधर, नमक का दरोगा जो मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जायदाद का तुमको मैंने अपना मैनेजर बना दिया है। क्या बना दिया है? जिस पंडित ओपी दीन को नमक के दरोगा ने पकड़ करके जेल में डालने का प्रयास किया, वही व्यक्ति एक दिन उनके घर आता है और कहता है कि मैंने आपको अपनी अपनी जायदाद का मैनेजर बना दिया है। मैं आपको 6,000 रुपए महीना वेतन दूंगा, आपको मैं नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब दूंगा, आप मेरे मैनेजर बन जाओ। क्यों बन जाओ? क्योंकि भाई मेरे जमींदार पैसे वाले व्यक्ति को पता है कि जो नमक का दरोगा है बहुत ईमानदार व्यक्ति है। एक चीज याद रखना, जितने बेईमान आदमी होते हैं, जितने करप्ट आदमी होते हैं, उनको ईमानदार आदमी की बहुत जरूरत होती है। तो भाई जमींदार पैसे वाला है, काला बाजारी करता है, जिसकी पहुंच बहुत तगड़ी है, उसको एक ईमानदार आदमी के रूप में कौन मिला? वो पुलिस अधिकारी जिसने उसको गिरफ्तार किया था, रिश्वत भी दी, लेकिन वो माना नहीं। यानी मुंशी बंशीधर जो है, बाद में कह सकते जो नमक का दरोगा थे, भाई नौकरी छूट गई है, कुछ है नहीं, तो बाद में कह सकते हो कि जो जमींदार है उनका मैनेजर बन जाते हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमको ये बताती है कि भाई मेरे जो करप्ट भ्रष्ट आदमी था, कौन था? ये जो जमींदार है पंडित ओपी दीन। पंडित ओपी दीन के पास खूब पैसा है, अंधाधुंध पैसा है कह सकते हो, लेकिन अंधाधुंध पैसा है, जिसकी पहुंच तगड़ी है, उसने एक ईमानदार आदमी नमक का दरोगा को अपना मैनेजर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। देखो उसी को बनाया क्योंकि उसने उसके रिश्वत नहीं ली थी। भाई भ्रष्ट आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता।
कोई भी जितना भ्रष्ट होगा वो उतना ही ईमानदार आदमी ढूंढेगा। तो कह सकते हैं ये ईमानदारी का फल किसको मिला? नमक के दरोगा को मिला। और यहीं पर कह सकते हैं प्रेमचंद जी की जो कहानी है समाप्त हो जाती है। और नमक का दरोगा कहानी हमको यह बताती है कि भाई जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो बहुत भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनको भी ईमानदार आदमी की जरूरत पड़ती है। देख रहे हो, खुद भ्रष्ट जिस अधिकारी ने कह सकते जिस अधिकारी ने पंडित ओबीदीन को जेल में पहुंचाने का प्रयास किया, जिस अधिकारी ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसी को कह सकते हो कि अपने यहाँ मैनेजर रखता है। क्योंकि क्यों रखता है? क्योंकि वह ईमानदार है। तो मुंशी मुंशी बंसीधर को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नमक का दरोगा, ये नाम याद रखिए, कैरेक्टर का नाम आपको या बहुत याद रखना है। मुंशी बंसीधर नमक का दरोगा है। और ठीक है, और पंडित ओपी दीन कौन है? ये जमींदार है, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया जाता है। और बाद में नमक का दरोगा की जब नौकरी छूट जाती तो मुंशी बंसीधर को इन्होंने अपना मैनेजर बना लिया। यही है भाई मेरे नमक का दरोगा कहानी है। प्रेमचंद की एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको नमक का दरोगा लेकर के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, या मुंशी बंसीधर या पंडित ओपी दीन, ये नाम याद रखने हैं। तो जब ये नाम आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना कि नमक का दरोगा वाली जो कहानी है उसी से लिया गया है, याद रखिएगा। और नमक का दरोगा जो कहानी, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी। इस चीज को भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको करके ही जाना है। जैसे अगला छठा चैप्टर देखोगे ना, तो नमक का दरोगा कहानी का कथा वस्तु और विश्लेषण बताओ। जैसे नमक का दरोगा का चरित्र चित्रण, तो चरित्र चित्रण में किसका बनाना है? पंडित मुंशी बंसीधर। तो भाई मुंशी बंसीधर बहुत ईमानदार है, ठीक है। उसके पिताजी कहते बेटा रिश्वत लेना, उसके सिखा के भेजते हैं, लेकिन बेचारा रिश्वत नहीं लेता है, ईमानदारी के साथ नौकरी करता है और बाद में उसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरा इसमें कैरेक्टर कौन सा है? पंडित ओपी दीन है। पंडित ओपी दीन जो जमींदार है, जो पैसे वाला है, खूब पैसे हैं और रिश्वत देकर के छूटने का प्रयास करता है, नहीं छूट पाता है। बाद में जिसने मुंशी बंसीधर नमक का दरोगा ने उसको अरेस्ट किया था, उसी को अपना मैनेजर बना लेता है। तो इसमें चरित्र चित्रण में खास तौर से दो कैरेक्टर बहुत हैं, मुंशी बंसीधर नमक का दरोगा और जमींदार जो है पंडित ओपी दीन है, याद रखिएगा। ये भी चरित्र चित्रण को लेकर के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। नमक का दरोगा जो है, इस कहानी प्रेमचंद की कहानी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट कहानियां मैं आपको जरूर बता रहा हूं, इसको जरूर करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख, हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। त्याग पत्र की अंतर वस्तु और विश्लेषण बताइए। देखो त्याग पत्र जो है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। त्याग पत्र क्या है? त्याग पत्र एक उपन्यास है। किसका लिखा उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ उपन्यास है, याद रखिएगा। और त्याग पत्र वाले से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा और साथ में आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखने को आ सकती है त्याग पत्र। इसलिए त्याग पत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हम लोग इसकी बात करेंगे त्याग पत्र। तो जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ उपन्यास है भाई त्याग पत्र। त्याग पत्र का मतलब क्या होता है? रिजाइन दे देना। जैसे हम लोग देते भाई, कोई अगर नौकरी करता है, नौकरी छोड़ देता तो रिजाइन देता, उसी को बोलते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र एक उपन्यास है, उसी की बात करेंगे। देखिएगा त्याग पत्र जो उपन्यास है, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है मृणाल, याद रखिएगा। त्याग पत्र उपन्यास की जो नायिका है, जो कह सकते भाई हीरोइन भी कह सकते हो, उसका नाम क्या है? मृणाल, ठीक है। मृणाल जो है, इसी लड़की के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमेगा। किसके इर्द गिर्द भैया? मृणाल की। मृणाल जो है जब स्कूल जाती थी, तो एक छोटी सी लड़की है, या छोटी मान लो एक लड़की है जिसका नाम है भाई मृणाल। जब उसकी स्कूल जाती थी, तब मृणाल भाई मेरे खूब शरारती लड़की है, बहुत चुलबुली लड़की है। कौन है? मृणाल। यानी मृणाल एक ऐसी लड़की है जो बहुत चुलबुली है, बहुत शरारती है। और इसकी एक सहेली है जिसका नाम है शीला। तो मृणाल की सहेली कौन है भाई मेरे? शीला। शीला और मृणाल आपस में सहेलियां हैं, ठीक है। शीला भी नटखट है, यानी कह सकते हैं मृणाल और शीला दोनों बहुत ज्यादा नटखट लड़कियां हैं, समझ गए। एक बार शीला क्या करती है? मृणाल की जो दोस्त है शीला, उसने गणित के जो शिक्षक थे, उनकी कुर्सी में कील डाल दी। जैसे कई बार देखा होगा बच्चे शरारत कर देते हैं, टीचर की कुर्सी के नीचे कुछ रख दिया ताकि टीचर गिर जाए या कुर्सी गिर जाए।
तो शीला ने क्या किया भाई, एक बार गणित के जो टीचर थे उनकी कुर्सी में कीले डाल दी। इससे टीचर नाराज हुआ, इससे शिक्षक नाराज हो गए और उन्होंने पूरी क्लास को दंड यानी मारने का भाई सबको डंडे मारूंगा। और वो पूछते थे भाई यह काम किसने किया। मृणाल को पता था कि भाई टीचर की कुर्सी में कीले किसने डाली हैं, शीला ने डाली हैं। तो शीला तो खड़ी नहीं होती है, तब भी वह कक्षा में खड़ी होकर के स्वीकार कर ले। देखो भाई, जो मृणाल की जो सहेली उसका नाम है शीला। शीला ने क्या करा कि भाई गणित के जो टीचर थे उनकी कुर्सी में कीले डाल दिया। ठीक है भाई, कीले पड़ गई, टीचर नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि मैं पूरी क्लास को मारूंगा। ठीक है, पूरी क्लास को मैं दंडित करूंगा, डंडे मारूंगा। तो मृणाल को पता है कि ये काम शीला ने किया, लेकिन शीला तो खड़ी नहीं। क्या हुआ कि मृणाल जो है वो खड़ी होती है और कहती यह काम मैंने किया है, यानी कह सकती अपनी सहेली सहेली ने जो काम किया बताया कि भाई मैंने किया है। इस पर गणित के टीचर उसकी डंडे से पिटाई कर देते हैं। काम किसने किया है, शीला ने भाई कीले डाली थी। शीला बोली नहीं, बल्कि मृणाल खड़ी होकर के बोली कि ये काम मैंने किया है, ताकि भाई टीचर शीला को ना मारे। ठीक है, तो मृणाल ने कह सकते हो शीला को जो मार पड़ती वो सारी मार उसने अपने ऊपर ले ली, यानी टीचर ने भैया मृणाल की डंडे से बढ़िया से पिटाई करी। ठीक है, और मृणाल भैया बोली तक नहीं, शांति से सब कुछ सह लिया उसने, जो मार पड़ी सब कुछ सह लिया। इसी से पता चलता है कि मृणाल जो है वो उसके अंदर जो दर्द है, दुख है ना, वो अंदर दबाए रखती, बाहर बताती नहीं। ऐसी एक लड़की है, कौन है, मृणाल। मृणाल को डंडे टीचर मार रहा है, उसको कोई गम नहीं, यानी वो बाहर आने नहीं देती। दुख को अंदर ही अंदर दबाने वाली जो चीज है वो मृणाल में पहले से है, क्योंकि मृणाल इसका मेन कैरेक्टर, मृणाल को हमेशा याद रखना है। शीला जो है, शीला के घर पर, भाई मृणाल और शीला सहेली थी, तो मृणाल जो है शीला के घर पर जाती थी। और शीला का एक भाई था, शीला एक भाई था। ठीक है, और भाई शीला के भाई में और मृणाल में क्या होगा, प्रेम संबंध हुआ। एक खास तौर से कॉमन होता ना कि जैसे दो लड़कियां सहेली हैं और एक लड़की अपनी सहेली के जाती है, तो भाई सहेली के भाई से कई बार उसका प्रेम संबंध हो जाता है, या कई बार चक्कर वक्कर चल जाता है, आप सबको वैसे भी पता होगा। भाई मृणाल अपनी सहेली के यहाँ रोज जाती थी और उसके भाई से उसका संबंध था, या प्रेम संबंध कह लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी था मान लो भाई। ठीक है, उसका संबंध बन गया। जब प्रमोद की माँ, देखो भाई मृणाल का और शीला के भाई का संबंध है। जब भाई शीला की भाभी को पता चला, क्या है, शीला की भाभी है, और इसमें एक कैरेक्टर है जी प्रमोद। प्रमोद क्या है, प्रमोद जी है मृणाल का, कह सकते हो भतीजा है। क्या है, प्रमोद जो है मृणाल के भाई का लड़का है, याद रखिएगा। प्रमोद कौन है, मृणाल नाम की जो लड़की है इसकी मेन कैरेक्टर है, मृणाल का भतीजा कौन है, प्रमोद है। तो भाई मेरे शीला की भैया और भाभी को जब पता चला कि मृणाल का चक्कर शीला के भाई से है, तो भाई मेरे क्या हुआ, तब कह सकते हो कि मृणाल की भाभी ने, कह सकते मृणाल को खूब मारा पीटा। तब मृणाल को कमरे में बंद करके उसकी डंडे से खूब पिटाई की गई। मृणाल चिल्लाती रही, इस बाद में मार को चुपचाप उसने सहन कर लिया। अरे भाई सिंपल सी बात है ना कि जब किसी की भाभी को पता चले कि ननद का चक्कर चल रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है मारेगी। ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि भाई जब मृणाल की भाभी को पता चला कि भाई मृणाल का चक्कर है शीला के भाई से, तो शीला को यानी मृणाल को पकड़ करके उसको कमरे में बंद करा और कमरे में खूब सारे डंडे उसको मारे गए, और खूब, और डंडे को उसने भाई मृणाल ने पूरा सह लिया। नहीं कह सकते एक ऐसी लड़की है जो मारपीट को पूरा सह लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, बर्दाश्त कर लेती है, ऐसी लड़की है। वह चुपचाप सहन कर लेती। कौन है भैया, मृणाल, यानी कह सकते बिल्कुल पक चुकी है। ठीक है, उसकी चमड़ी। इस घटना के बाद कह सकते हैं प्रमोद के माता पिता ने किया, भाई कह सकते हैं शीला की भाभी को जब पता चला कि मृणाल का भाई चक्कर चल रहा है, तो उसने अपने हस्बैंड से बताया कि भाई तुम्हारी बहन का चक्कर चल रहा है। तो इसमें क्या हो कि मृणाल के जो भैया भाभी हैं, यानी प्रमोद के जो माता पिता थे, क्योंकि प्रमोद कौन है, प्रमोद की बुआ है मृणाल, समझ रहे हो। तो कह सकते हैं भाई प्रमोद के जो माता पिता थे, यानी कह सकते हैं मृणाल के जो भैया भाभी थे, उन्होंने कह सकते हो कि जल्दी जल्दी में मृणाल का विवाह कर दिया। होता है भाई, नॉर्मल सी बात होती है, आप सबको पता है कि पता चला भाई लड़की का चक्कर चल रहा है, तो ज्यादातर भैया भाभी हो, माँ बाप हो, क्या करते हैं, लड़की की शादी फटाफट कर देते, भाई इसका ब्याह कर दो, अपने घर चली जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और मृणाल किशोरावस्था में थी, यानी कह सकते
13-14 साल, 15-16 साल की मृणाल की उम्र थी, तो भैया मृणाल की क्या कर दी गई, शादी कर दी गई। उसकी समझ विकसित नहीं हुई, ना ही भावनाएँ। चुपचाप इस स्थिति को उसने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद वह क्या हुआ, मृणाल भैया क्या, मृणाल की शादी कर दी गई। छोटी-सी बच्ची थी, ज़्यादा समझ नहीं थी, फिर भी शादी हो गई और एक दिन क्या हो कि मृणाल जो है, अपने शादी होने के बाद अपने दोबारा घर आई, यानी भैया भाभी के यहाँ गई। वह माँ बनने वाली है। कौन? मृणाल जो है माँ बनने वाली है। ससुराल में वह खुश नहीं थी। भाई मृणाल की तो शादी तो कर दी उसके भैया भाभी ने, ठीक है? लेकिन मृणाल जो है अपने ससुराल में अपने हस्बैंड को लेकर के खुश नहीं है, ठीक है? वह ससुराल नहीं जाना चाहती है क्योंकि मृणाल का जो पति है उसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है। कौन मारता पीटता है? मृणाल का पति। भाई मृणाल के भैया भाभी ने उसकी शादी तो कर दी, लेकिन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी कर दी है। मृणाल की जो शादी कर दी गई है वो किससे कर दी गई है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से। और मृणाल का जो पति उसको बहुत मारता है, पीटता है, ठीक है? और मृणाल अपने ससुराल यानी अपने पति के यहाँ नहीं जाना चाहती है और मृणाल के पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। और मृणाल जो है वह एक बच्ची को जन्म देती है। मृणाल ने एक छोटी-सी बच्ची को जन्म दिया। कुछ दिन के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? इसके बाद मृणाल जो है अपने भैया भाभी के घर से निकलती है और पास में एक कोयले वाला है। क्या है? मृणाल भैया कह सकते हैं अपनी पति के घर से आई, शादी हो गई मृणाल की, अपने भैया भाभी के घर आई। भैया भाभी आपको पता किसके भैया भाभी किसको रखते हैं, रखते नहीं है। तो मृणाल भैया एक कोयले वाला था, पास में कोई कोयले वाला था, तो कोयले वाले के यहाँ जाकर के मृणाल रहने लग गई। मृणाल को मृणाल उसके बच्चे की माँ बनने वाली। भाई मृणाल क्या अब कोयले वाले के यहाँ रहने लग गई। अब कोयले वाले के साथ मृणाल का चक्कर है। तो मृणाल ने क्या किया भाई, कोयले वाले की बच्चे की माँ फिर मृणाल बन गई है, ठीक है? प्रमोद उससे मिलने जाता है, यानी प्रमोद जो है क्या है, प्रमोद की बुआ है मृणाल। भैया भाभी से कैसे नहीं मृणाल की नहीं बनती है, लेकिन मृणाल का जो भतीजा है यानी जो प्रमोद है, प्रमोद भाई मेरे कह सकते हैं अपनी बुआ से हमेशा मिलने जाता था और कह सकते हैं अपनी बुआ के प्रति प्रमोद में बहुत ज्यादा एक प्रकार के रिस्पेक्ट है, इज्जत है, अपनी बुआ को बहुत मानता है। भले मान सकते हो मृणाल का कैरेक्टर खराब है, मान कुछ भी मान लो भाई, ठीक है? प्रमोद जो है अपनी बुआ से मिलने जाता था। वह अपनी स्थिति का बयां करती है और जाहिर करती है कि अब थोड़े दिन बाद मुझे कोयले वाला भी छोड़ देगा और अपने घर वापस जाने वाला है। कुछ दिन बाद पश्चात मृणाल को मार पीट करके कोयले वाला भी चला जाए। भैया क्या हुआ, मृणाल कोयले वाले के यहाँ गई, कोयले वाले के साथ रही, कोयले वाले के साथ कोयले वाला जो था भैया उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब मृणाल को पता है कोयले वाला भी इसको मारता पीटता था और कोयले वाले ने भी मृणाल को छोड़ दिया और मृणाल क्या है कोयले वाले के भी बच्चे की माँ बनने वाली है। मृणाल अस्पताल जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है। मृणाल ने कोयले वाले से भी कह सकते हो कोयले वाले के साथ रही, फिर एक बच्ची को जन्म देने वाली है और बच्ची को जन्म देने के लिए मृणाल अस्पताल गई है। अस्पताल में कह सकते हैं कि वहां पर खास तौर से अगर आप देखोगे ईसाई मिशनरी आ जाते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले आते हैं और मृणाल को कहते हैं भाई तुम अपनी बच्ची को पाल नहीं पाओगी, पोस नहीं पाओगी, तुम तो गरीब हो, इस बच्ची को हमको दे दो। मृणाल की जो बच्ची होने वाली है उसको ईसाई धर्म के लोग मानते हैं, ईसाई धर्म का जो प्रचार करते भाई लड़की हमको दे दो, तुम तो गरीब हो, अपनी लड़की बच्ची को पाल नहीं पाओगी, तो हमको दे दो। लेकिन मृणाल जो है वो अपनी लड़की को नहीं देती है और ईसाई लोग कहते हैं कि भाई मृणाल को कहते हैं तुम ईसाई धर्म अपना लो, हम तुमको नर्स की नौकरी दे देंगे, लालच भी देते हैं। लेकिन मृणाल जो है वो ईसाई नहीं बनती है और अब ईसाई धर्म बनने की बात को ठुकरा देती, अपनी बच्ची को भी ईसाई धर्म में जाने नहीं देती और अपनी बच्ची को नहीं देती है, ठीक है? इस बीच क्या होता है कि भाई मेरे मृणाल की जो दूसरी बच्ची थी जो कोयले वाले से जन्मी है उसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है? यहां तक कहानी चली। ओके, अब क्या हुआ, इसी बीच में भाई मेरे जो प्रमोद है, प्रमोद आपको पता ना, प्रमोद कौन है, मृणाल का कह सकते हो भतीजा है। भाई प्रमोद की शादी की चर्चा खूब हो रही है, भाई प्रमोद शादी के लायक हो गया, बड़ा हो गया है। प्रमोद के लिए लड़की देखने के लिए सब लोग लड़की देखने गए हैं। अब क्या हो भाई, प्रमोद की माँ, प्रमोद के पापा और लड़की देखने को प्रमोद भी गया। और भाई प्रमोद की जो बुआ है मृणाल, जिस घर में लड़की देखने गए उसी घर में नौकरानी है। कौन है, मृणाल, ठीक है? ये दे हैं। मृणाल का जीवन अब ढर्रे पर आ गया था। मृणाल की बच्ची मर चुकी है। लड़की वालों को पता चला कि भाई मेरे जो लड़का हमारी लड़की को देखने आया है,
हमारे यहाँ जो नौकरानी इसकी बुआ है, समझ गए। मृणाल भैया क्या करती थी, घरों में जाकर के काम करने लगी, यानी ये काम करती थी, नौकरानी बन गई थी मृणाल किसी के यहाँ। और उसी के यहाँ का कह सकते भाई प्रमोद जो है लड़की देखने गया है। जब पता चला कि प्रमोद की बुआ मृणाल है जो हमारी नौकरानी है, इसको सुन करके कह सकते हो कि जो लड़की वाले थे उन्होंने भैया रिश्ता करने से मना कर दिया। भाई पता चला कि हमारे घर में जो नौकरानी है, जो लड़का देखने आई, इसकी बुआ है, नौकरानी बन के हमारे यहाँ काम कर रही है। तो भाई लड़की वालों ने तो रिश्ता ही तोड़ दिया प्रमोद का। वह अब वह कुसंगति समाज के बीच चली गई है, जहां उसका जीवन लगभग नरकीय बन चुका है। यानी कह सकते हैं प्रमोद की भाई मेरे जो बुआ है मृणाल, वो किसी के हाथ चूल्हा चौका करती है, किसी के हाथ बर्तन करती है, ठीक है। या कह सकते हैं मृणाल को कह सकते हो किसी के साथ रिलेशन में आ जाती है कुछ समय के लिए, किसी के साथ संबंध बना लेती है। इस प्रकार से मृणाल चल रही है, लेकिन मृणाल का जीवन पूरा नरक बन चुका है। प्रमोद हमेशा प्रयास करता था, प्रमोद जो उसका भतीजा, वो हमेशा अपनी बुआ को कहता था बुआ घर चलो, बुआ घर चलो। तो मृणाल हमेशा कहती थी देखो मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, यानी उसके भैया भाभी उसको नहीं रखेंगे। मृणाल को हमेशा प्रमोद कहता था घर चलने के लिए। कोयले वाले के यहाँ मिलने पर प्रमोद, जब कोयले वाले के यहाँ पर मृणाल मिली थी तब भी उसने बोला था, परंतु मृणाल कहती है कि वह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी माँ का है, ठीक है। तो माँ का है, भाई मृणाल अपनी भाभी से इतनी नाराज है, उसके घर नहीं जाना। और प्रमोद हमेशा चाहता था कि उसकी बुआ उसके घर चले, क्योंकि कहाँ चूल्हा चौका बर्तन करेगी, किसी के साथ बच्चा भी पैदा कर लेती थी, उसको भी छोड़ करके चला जाता था, कोई अपना होने वाला नहीं है। हमेशा प्रमोद अपनी बुआ मृणाल को कहता था कि मेरे घर चलो। तो मृणाल हमेशा कहती थी कि भाई मैं नहीं चलूंगी, वो तुम्हारी माँ का घर है। तो एक दिन प्रमोद फिर मिला, प्रमोद ने बोला कि भाई अब मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया। आगे चल करके क्या हुआ, प्रमोद बड़ा वकील बन जाता है और अपनी बुआ को कहता कि घर चलो, लेकिन उसकी बुआ घर नहीं जाती है। तब भी मृणाल प्रमोद के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को कहती है कि वह अपने रुपए इसी बस्ती लोगों पर खर्च करे। वह यह नहीं कर पाता है, समय बीत जाता है। प्रमोद जो है भैया क्या होता है, प्रमोद जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वकील से वो जज बन जाता है। और एक दिन प्रमोद को पता चलता है कि इसको जो बुआ है मृणाल है, उसकी डेथ हो चुकी है। बेचारी चूल्हा चौका बर्तन करते करते और कह सकते हैं बुरे जीवन जीते जीते एक दिन उसकी बुआ की मृत्यु हो जाती है। प्रमोद को पता चला कि भाई मेरे उसकी बुआ की डेथ हो चुकी है। इसको सुन करके प्रमोद के मन में बहुत पश्चाताप होता है कि अपनी बुआ के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी बुआ एक आदमी से दूसरे आदमी से, दूसरे से तीसरे आदमी के साथ संबंध बनाया, बच्चे पैदा किए। उसकी बुआ जो थी घरों में काम करती रही, जो मृणाल नाम की लड़की है वो काम भी करती रहती थी, मृणाल उसकी जो बुआ है। और उसके मृणाल के लिए, अपनी बुआ के लिए प्रमोद जीवन में कुछ नहीं कर पाया। उसकी बुआ ऐसे ठोकरें खाती रही, बेचारी एक दिन मर गई। इसको सुन करके, इसको जान करके प्रमोद के मन में बहुत दुख होता है। जो प्रमोद अब वकील से जज बन चुका था, प्रमोद जो है बहुत परेशान होता अपनी बुआ को लेकर के, बहुत ग्लानि में है, ठीक है, बहुत दुखी है अपनी बुआ को लेकर के। दुखी होकर के प्रमोद क्या करता है कि जो अपनी जज की नौकरी है उससे रिजाइन कर देता। क्यों रिजाइन कर देता, इसलिए रिजाइन कर देता है कि प्रमोद पैसे वाला है, वकील बन गया, जज बन गया, फिर भी अपनी बुआ मृणाल के लिए कुछ नहीं कर पाया भाई मेरे। इससे दुखी होकर के, चिंतित होकर के उसने रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। इसीलिए उस उपन्यास का नाम क्या रखा गया है, त्याग पत्र रखा गया। इस उपन्यास में अगर आप लोग देखोगे, त्याग पत्र जो उपन्यास है, इसमें मृणाल नाम की जो लड़की है, मृणाल नाम की जो लड़की थी, वो किस प्रकार से कह सकते हो अधेड़ उम्र के साथ शादी कर दी गई, उस आदमी ने छोड़ दिया, बच्ची जन्म ली, मर गई। फिर कोयले वाले के साथ रहने लग गई, उससे भी बच्ची जन्म ली, बच्ची भी मर गई। ईसाई धर्म के लोगों ने बोला कि ईसाई बन जाओ, नौकरी लगवा देंगे, नहीं बनी, बच्ची नहीं दिया, ठीक है। प्रमोद जहां लड़की देखने गया, उसके घर में नौकरानी बन के काम कर रही इसकी बुआ। भाई लड़की वालों को पता चला कि मृणाल जो हमारी नौकरानी है, जो लड़का देखने आई, इसकी बुआ है, रिश्ता टूट गया, ठीक है। तो कह सकते हैं मृणाल जीवन में दुख दर्द और तकलीफ को सहती रही, ठीक है। उसने सारे जीवन दुख दर्द तकलीफ को सहा है। प्रमोद जो उसका भतीजा, वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रमोद कुछ कर नहीं पाता है। लास्ट में दुखी होकर के अपनी जज की नौकरी से रिजाइन दे देता है। यही त्याग पत्र का उपन्यास है। और त्याग पत्र उपन्यास हमको बताता कि हमारा समाज किस प्रकार से महिलाओं के लिए इतना खराब हो चुका है कि महिला को कोई सुनने वाला नहीं है, उसके दुख दर्द को कोई नहीं समझता है। सब भाई महिला का यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ठीक है।
प्रमोद के यानी कह सकते हैं प्रमोद अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं कर पाता है। मृणाल भाई कह सकते हो कि शीला के भाई से प्रेम करती थी, जब भाभी को पता लगा उसकी शादी करवा दी और अधेड़ उम्र के आदमी के साथ। यही हमारे समाज में होता। महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से हमारे समाज में बनी हुई है, ये त्याग पत्र जो उपन्यास है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता। इसलिए स्टोरी जो है अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, बेहतर समझेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में होगा, पूछ लेगा कि त्याग पत्र उपन्यास का चरित्र चित्रण करिए। चरित्र कौन, कैरेक्टर कौन-कौन से हैं? तो भाई मृणाल का कैसा कैरेक्टर आपको पता है। दूसरा प्रमोद का कैरेक्टर है, उसकी माँ का कैरेक्टर है। माँ तो बहुत खराब महिला है कह सकते हो, जो उसको मारती है, पीटती है, अधेड़ आदमी के साथ शादी कर देती है, अपनी ननद को घर में रहने नहीं देती है। तो भाई त्यागपत्र उपन्यास से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा और इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखने को है। इसलिए मैं आपको त्यागपत्र पढ़ा रहा हूँ। स्टोरी को अगर आप समझेंगे, कहानी को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। और त्यागपत्र उपन्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर हम देखते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर भाई अगला जो चैप्टर है आकाशदीप। इस कहानी से भी रिलेटेड मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आकाशदीप कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इस कहानी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। जैसे इसमें अगर आप देखोगे ना, इस कहानी को देखोगे ना, तो इस कहानी में एक तो बुद्धगुप्त हैं और दूसरा है चंपा। एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ी सी प्रेम कहानी है। कैसी है? और प्रेम को लेकर के इसमें जैसे चंपा चंपा नाम की एक लड़की है और एक बुद्धगुप्त हैं। दोनों आपस में अगर आप देखेंगे प्रेम करते हैं, लेकिन चंपा को लगता है कि बुद्धगुप्त जो है उसने मेरे पिता की हत्या कर दी है, इसलिए चंपा उस अपने प्रेमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। यही कहानी कह सकते भाई मेरे आकाशदीप कहानी है। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से कहानी क्या है? आकाशदीप। आकाश में जैसे दीप जो जलता रहता है, उसी प्रकार से कह सकते कि चंपा जो है बुद्धगुप्त के प्रेम में जल रही है, लेकिन बुद्धगुप्त को वो स्वीकार नहीं कर पा रही, क्योंकि चंपा को लगता कि जो बुद्धगुप्त जो उसका प्रेमी है, उसी ने उसके पिता की हत्या कर दी है। इसलिए चंपा अपने पिता के हत्यारे के रूप में अपनी प्रेमी बुद्धगुप्त को मानती है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, यही खास तौर से एक कहानी है। तो अगर हम बात करें आकाशदीप जो कहानी है, इस कहानी में दो पात्र हैं। एक का नाम है भाई चंपा और दूसरा नाम है भाई मेरे बुद्धगुप्त। पूरी जो कहानी है चंपा और बुद्धगुप्त के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोनों समुद्र में एक जहाज में बंदी बने हुए हैं। क्या आप सबको पता है ना भाई मेरे, जो समुद्र होता ना, तो समुद्र में जो जहाज चलते हैं उस पे अगर आप देखोगे चंपा और बुद्धगुप्त जो हैं एक जहाज में बंदी बने हुए, यानी उनके हाथ पैर जो हैं बांधे हुए हैं। दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं और फिर भी वह प्रयास करते हैं अपने बंधन को खोलने से मुक्त हो जाएं। भाई चंपा और बुद्धगुप्त कह सकते हैं एक समुद्र में जहाज चल रही है, उस जहाज में बंदी बने हुए हैं, दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं और खोलने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से खुल जाएं। फिर भी नाव के नायक से बुद्धगुप्त का द्वंद होता है। यानी अगर आप देखोगे ये लोग जो जहाज में है ना, जहाज का जो मुखिया होता है उसको नायक बोलते हैं। भाई जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना रखा है जहाज में, उसके साथ बुद्धगुप्त का क्या होता है? युद्ध हो जाता है, जिसमें बुद्धगुप्त जीत जाता है। यानी बुद्धगुप्त जो चंपा है, बुद्धगुप्त और चंपा भाई मेरे एक जहाज में बंदी बने हुए हैं, पानी के जहाज में समुद्र के बीच में। ठीक है, और जहाज में जिन लोगों ने बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बना रखा है, उसके साथ बुद्धगुप्त का क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है, जिसमें बुद्धगुप्त जीत गया है। अब नाव पर बुद्धगुप्त का कब्जा हो गया। यानी क्या हो गया? बुद्धगुप्त का कब्जा किस पर हो गया? नाव पर हो गया है, जिस पर पहले वो बंदी बना हुआ था चंपा के साथ। नाव धीरे धीरे एक द्वीप के पास पहुंचती, यानी जो नाव है धीरे धीरे एक द्वीप के पास पहुंच गई है। द्वीप का कोई नाम ना होने के कारण इसका नाम चंपा द्वीप करते हैं। यानी बुद्धगुप्त और चंपा भाई जब छूट जाते हैं, नाव पर बुद्धगुप्त का कब्जा हो जाता है, नाव जो है किसी किनारे जाती है। अब कह सकते हैं उस जो द्वीप मिला, एक जगह मिली जिसका कोई नाम नहीं था, उसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया है? चंपा द्वीप। चंपा कौन है? बुद्धगुप्त की क्या है? प्रेमिका है। ये समझ लो भाई बुद्धगुप्त की। और चंपा और बुद्धगुप्त आपस में प्रेम भी करने लग जाते हैं बाद में। ठीक है, साथ रहने के कारण और परस्पर सहयोग के कारण उनके बीच में स्नेह भाव जागृत हो जाता। भाई चंपा और बुद्धगुप्त जो है साथ साथ रहते हैं, इसलिए कह सकते हैं चंपा और बुद्धगुप्त आपस में भाई मेरे प्रेम करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं। दोनों अपने पुराने अनुभव को साझा करते हैं। भाई जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करने लग जाते हैं तो दोनों अपने बारे में बताते हैं ना, अपनी पुरानी बातें बताते हैं, कैसे वो थे कैसे वो थे।
तो दोनों अपने अनुभव साझा करते, दोनों अपने एक्सपीरियंस बता रहे, दोनों प्रेमी बन गए। ये समझ लो कि दोनों प्यार में पड़ गए हैं। चंपा और बुद्धगुप्त भैया आपस में प्रेम करने लग गए हैं और चंपा और बुद्धगुप्त जो हैं अपने अपने पुरानी जो बातें उसको बता रहे हैं। एक दिन पता चलता है कि जो बुद्धगुप्त है वो जलदस्यु है। जलदस्यु का मतलब क्या होता है कि पानी में जो जहाज चलती हैं उनकी जो सुरक्षा करते हैं उनको जलदस्यु कहा जाता है। ठीक है? चंपा को पता चला कि जिसका प्रेमी बुद्धगुप्त है वो जलदस्यु यानी पानी में जो जहाज चलती जो उनकी उसकी रखवाली करते उसको जलदस्यु कहा जाता है। चंपा के पिता जो हैं, चंपा जो लड़की यानी जो उसकी बुद्धगुप्त की जो प्रेमिका है उसके पिता जो उनका नाम है मणिभद्र, वो भी क्या थे, एक जहाज में प्रहरी थे। यानी चंपा का जो पिता है, जो फादर थे अब नहीं है, मद्र मणिभद्र थे, वो एक जहाज में पानी में जो जहाज चलती थी उसके प्रहरी थे, उसके सिपाही थे। क्या हुआ कि उनकी जहाज पर एक दिन बुद्धगुप्त आक्रमण, चंपा से जब बुद्धगुप्त प्यार नहीं करता उससे पहले क्या था, भाई बुद्धगुप्त क्या करता था, बुद्धगुप्त एक बार चंपा के पिता जहां पर जहाज में रखवाली कर रहे थे, बुद्धगुप्त उस पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में चंपा के पिता मारे जाते हैं। क्या होता है, यानी बुद्धगुप्त को, ये बुद्धगुप्त जो है वो चंपा के पिता यानी मणिभद्र की हत्या कर देता है, ऐसा उसको लग रहा है। किसको? चंपा को लग रहा है। जब यह बात चंपा को पता चली, भाई चंपा को बात पता चली कि ये जो बुद्धगुप्त है इसी ने मेरे पिता की हत्या करी है, मेरे पिता जिस जहाज में रखवाली करते थे उस जहाज में बुद्धगुप्त ने हमला किया और इसने मेरे पिता को मार दिया है। इसलिए चंपा के मन में बुद्धगुप्त यानी जो उसका प्रेमी है उससे बदला लेने की भावना कह सकते चंपा में जाग गई है। भाई एक लड़की को पता चले कि जो मेरा प्रेमी है ये मेरे बाप का हत्यारा है, इसी ने मेरे पिताजी को मारा है, तो भाई कैसी भी लड़की हो, कितना ही प्रेम करती हो, लेकिन उसके मन में कह सकते हो कि बदले की भावना के भाव चंपा में भाई मेरे जागृत हो जाते हैं। लेकिन चंपा जो है वो उसके मन में प्रेम भी है बुद्धगुप्त के प्रति, यानी बुद्धगुप्त यानी चंपा कह सकते दो राहों पर खड़ी हुई है। पिता का भैया कातिल भी है बुद्धगुप्त और उसी बुद्धगुप्त से कह सकते भाई मेरे चंपा प्रेम भी कर रही है, यानी कह सकते ऐसे दो राहों पर खड़ी हो गई। क्या करे, समझ में नहीं आ रहा बिचारी के मन में। एक तरफ कह सकते हैं अपने प्रेमी बुद्धगुप्त से वो प्रेम भी कर रही है, दूसरी तरफ उसको लगता है कि जो बुद्धगुप्त है वो मेरे पिता का हत्यारा है, इसलिए उससे बदला लेना है। इन दोनों के बीच हृदय में प्रेम भाव पल्लवित होने लगता। अतः चंपा मानसिक द्वंद्व में अपना हथियार फेंक देती। चंपा एक दिन क्या है, बुद्धगुप्त को मारने जाती है कि आज तो मैं बुद्धगुप्त को मार ही दूंगी, आज बदला ले ही लूंगी। लेकिन जैसे चंपा बुद्धगुप्त को मारने जाती है तो चंपा के मन में भाई मेरे क्या है, बुद्धगुप्त को लेकर के बहुत प्रेम है क्योंकि उसकी प्रेमिका है। तो भाई प्रेम में बिचारी बुद्धगुप्त को मार नहीं पाती और अपना हथियार फेंक देती है, परंतु बुद्धगुप्त से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है। यानी बुद्धगुप्त कहता कि बुद्धगुप्त यही उसको बताता कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं करी है, वो किसी कारण से हो गई थी, गलती से हो गई थी, मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा है। लेकिन चंपा जो है इस बात को मानने के लिए भैया बिल्कुल मान ही नहीं रही हो। वो लड़की हमेशा कहती तुमने ही मेरे बाप की हत्या की, तुम्हारे कारण ही मेरे बाप की हत्या हुई है, यानी चंपा इस बात को मानती नहीं और चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, इसलिए उसको मारती नहीं है और बुद्धगुप्त से प्रेम करती है। ठीक है, बुद्धगुप्त उसको कहता भी कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से विवाह कर लो, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई है कि ये भाई यही बुद्धगुप्त है जिसके कारण से मेरे पिता की हत्या हुई है, या इसी ने मेरे बाप को मारा, आज ये झूठ बोला। उसके मन में बात पर जब बैठ जाती है तो प्रेम करते हुए भी चंपा बुद्धगुप्त से बहुत प्रेम करती है, लेकिन फिर भी बेचारी शादी करने से मना कर देती है और उसको अस्वीकार कर रिजेक्ट कर देती है। प्रेम 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 भी है लेकिन अपने बाप का बदला लेना है। ये इसी के इसके मन में ये द्वंद चल रहा कि भाई मेरा प्रेमी ही मेरे बाप का कातिल निकल गया, बताइए क्या होगा। उससे बदला लेने की भावना है, इसलिए चंपा जो है एकांत में जीवन जीने लग जाती है। भाई जिसके मन में जो ऐसा व्यक्ति दो राहों पर खड़ा हो जाता है कि भाई अपने ही कातिल हो गए हैं तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो चंपा बहुत दुखी है, इस कारण से चंपा जो है वो जीवन भर आकाश दीप की तरह जलती रहती। जैसे एक दिया नहीं होता दीपक, दीपक खुद जलता रहता है और दूसरों को रोशनी देता रहता है, उसी प्रकार से चंपा कैसे थे जीवन भर आकाश दीप की तरह यानी एक दिए की तरह जलती रहती है। क्यों जल रही है? क्योंकि उसका प्रेमी ही उसके पिता का कातिल निकल गया है, जिससे प्रेम करती है वही हत्यारा निकल गया है बाप का। समझ गए? इसलिए कह सकते हैं इस द्वंद में वो लड़की जो है वो जल रही है। समझ रहे? यानी उसका जीवन जल रहा है,
यानी कहते प्रेम भी करती है, उसी से घृणा भी कर रही है, तो दो राहों पर वो लड़की खड़ी हुई है। इसलिए कह सकते हो उसका जैसे दिया जलता है, जैसे दीपक जलता है, उसी प्रकार से उसका जीवन जल रहा है, ताकि नाविक को रास्ता मिलता रहे, ताकि नाव वालों को रास्ता मिलता रहे, यानी दूसरों को रास्ता दिखाती रहे। बुद्धगुप्त जो है भाई निराश होकर के चंपा द्वीप जो द्वीप रखा गया था उस चंपा द्वीप को छोड़ करके चला जाता है और वह जमीन पर आकर के रहने लग जाता है। यहीं पर एक कहानी समाप्त हो जाती है। तो आकाशदीप कहानी में भाई 3 कैरेक्टर हैं खास तौर से। एक तो चंपा है जो बहुत बुद्धगुप्त से खूब प्रेम करती है, अपरंपार प्रेम करती है। लेकिन रीजन क्या है कि चंपा को पता चल गया कि यही मेरे बाप का कातिल है, इसलिए उससे शादी करने का विवाह जो है प्रस्ताव को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है। साथ में वो अपने प्रेमी से बुद्धगुप्त से बदला लेना भी चाहती है, लेकिन बेचारी बदला नहीं लेती क्योंकि भैया प्रेम कर रही है। ठीक है। बुद्धगुप्त की दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो पात्र है वो भाई मेरे बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त जो है चंपा का प्रेमी है और कह सकते हैं जलदस्यु है। जलदस्यु यानी जहां यानी पानी में जो जहाज चलते हैं उन पर लूट-पाट करके लूटने का काम करता है। कौन करता है? ये बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त से चंपा का प्रेम हो गया है। ठीक है? लेकिन और बुद्धगुप्त कह सकते हैं कि बहुत साहसी व्यक्ति है और कह सकते हैं कि बहुत ही पहलवान यानी बहुत बलशाली व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन और चंपा से प्रेम भी करता है, लेकिन चंपा उसको अब एक्सेप्ट नहीं करे। तो चंपा और बुद्धगुप्त के आस-पास क्या है, ये पूरी कहानी घूमती रहती है और बुद्धगुप्त ने चंपा के लिए एक जगह भी ढूँढी जिसका नाम आकाशदीप भी उसने रख दिया है। चंपा वहीं रहती है, लेकिन चंपा जो है उसने बुद्धगुप्त के प्रेम को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसलिए बुद्धगुप्त निराश होकर के भैया मेरे चंपा द्वीप को छोड़ करके चला भी जा यानी कह सकते हो कि चंपा को छोड़ करके वो चला भी गया है। वो जमीन पर लौट गया और कह सकते हो जो चंपा है वो बेचारी उसी चंपा द्वीप में रहती है और कह सकते हैं जैसे दीप जलता है वैसे वो जीवन भर उसका जल रहा है। ठीक है? और इसमें एक कैरेक्टर और है, कौन है? मणिभद्र। मणिभद्र कौन है? चंपा के पिता हैं, जो कह सकते हैं कि जहाज में जो जहाज पानी के जो जहाज होते हैं, वहाँ पर प्रहरी थे, वहाँ पहरेदार थे और एक दिन हमला होता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। ठीक है? और उन्हीं की लड़की कौन है? चंपा है। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, चंपा, बुद्धगुप्त और मणिभद्र जो हैं। बाकी इसमें अन्य लोग भी हैं जिसने कह सकते हैं चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना रखा है। बुद्धगुप्त जीत जाता है और बाद में उसका नाव पर कब्जा हो जाता है। तो आकाशदीप कहानी बहुत फेमस कहानी, बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी से रिलेटेड आपको एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन 100% देखने मिलेगा। इस चैप्टर से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी, याद रखिएगा। और हर साल इस चैप्टर से संदर्भ सहित व्याख्या ही है और इस बार भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? तो संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी और इस चैप्टर से आपको यानी आकाशदीप कहानी से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कहानी को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे, तो मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आकाशदीप कहानी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा भाई मेरे? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली कहानी हमारी रहेगी वापसी कहानी है। उषा प्रिया वधा की जो कहानी है वापसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है वापसी। कह सकते हैं इसमें एक बुजुर्ग की कहानी है जो नौकरी करके अपने घर पर लौटे हुए हैं, जिनका नाम है गजोधर बाबू। गजोधर बाबू को लेकर के पूरी कहानी है। वापसी इस कहानी का नाम है। वापसी मतलब वापिस आना या फिर वापस चले जाना, उसी को बोलते हैं वापसी। तो इसमें गजोधर बाबू हैं। इन्हीं गजोधर बाबू कह सकते हैं कहानी का नायक है, कहानी का हीरो है भी कह सकते हो। और इन्हीं गजोधर बाबू के आस-पास ही कह सकते हैं पूरी कहानी जो है वह घूमती रहती है। और किस प्रकार से आज हमारे घरों में बुजुर्गों के साथ किस प्रकार से उनके घर वाले व्यवहार करते हैं, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है, उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार होता है, उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं आजकल, इसी को एक कहानी बताती हुई है। आज आप लोग आस-पास तो देख ही रहे होंगे ना, जब कोई व्यक्ति नौकरी से रिटायर हो जाता है ना, तो कह सकते हो घर वालों के लिए एक प्रकार से बोझ बन जाता है और घर वालों को बिल्कुल भी सुहाता नहीं, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई व्यक्ति रिटायर होकर के अपने घर पर रहने लग जाता, नौकरी से आता है। तो उसी चीज़ को बताती है एक बुजुर्ग की कहानी जिनका नाम है भाई मेरे गजोधर बाबू। देखिएगा, उषा प्रियवदा की एक फेमस कहानी जिसका नाम है वापसी। वापसी जो कहानी है एक रिटायर व्यक्ति यानी क्या है, एक रिटायर हो गए हैं व्यक्ति हैं जिनका नाम है गजोधर बाबू। गजोधर बाबू जो हैं, ये रेलवे में नौकरी करते थे। क्या भाई ना? गजोधर बाबू रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे की 35 साल की नौकरी करने के बाद गजोधर बाबू सॉरी गजाधर, याद है? गजाधर बाबू जो हैं कह सकते हो कि 35 साल रेलवे में नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं
और रिटायर होकर के अपने घर चले जाते हैं। उसी के इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। एक रिटायर हुए व्यक्ति की अकेलेपन की कहानी है। भाई जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता हो, वो कैसे अकेला पड़ जाता है और किस प्रकार से उसके घर वाले इज़्ज़त नहीं करते हैं, ये पूरी कहानी उसी की इर्द-गिर्द घूमती है। तो भाई 35 साल नौकरी करने के बाद गजाधर बाबू जो हैं रिटायर होकर के कह सकते हैं अपने घर में लौट आए हैं। जब गजाधर बाबू लौटते हैं, जब अपने घर आते हैं, जहाँ उनकी घर में पत्नी रहती है, उनका बेटा सब बेटे की शादी विवाहित बेटा रहता है, ठीक है? तथा उसकी बेटे की पत्नी रहती है, उनका छोटा बेटा नरेंद्र और उनकी बेटी बसंती रहती है। यानी गजाधर बाबू जब अपने घर आए हैं, तो उनके घर में उनकी पत्नी है, उनका बड़ा बेटा जिसकी शादी हो गई वो है, उसकी भी पत्नी है, छोटा बेटा नरेंद्र है और बेटी बसंती है। गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ गया। देखो एक चीज भाई, जब गजाधर बाबू अपने घर पर आते हैं तो उनके आने से घर की जो व्यवस्था चल रही थी, घर का जो सिस्टम चल रहा था, उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई। क्योंकि आप सबको पता होगा ना कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में रहने लग जाता है ना, तो कोई लोगों को दिक्कत होने लग जाती है, समझ रहे हो? वो टोकेगा, रोकेगा। तो गजाधर बाबू के घर में जो जैसी चीजें चल रही थी, गजाधर बाबू के आने से कह सकते हैं उस सारी चीजों में समस्या आ गई है, जिससे भावनात्मक स्वागत की उम्मीद थी, अपनी पत्नी और बच्चे से कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता है। भाई गजाधर बाबू जब नौकरी करके अपने घर आए हैं, तो उनको लगता है कि घर जाएंगे, उनकी पत्नी बच्चे उनकी बहुत इज्जत करेंगे, उनका बहुत आदर सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। गजाधर बाबू को लगा था कि मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे खूब सारा सम्मान करेंगे, मेरा खूब सारा आदर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? गजाधर बाबू का ना तो कोई सम्मान करता, ना कोई आदर करता है, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है? पिता होने के नाते पिता होने के नाते जब वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जिस ममता की आशा कर रहे थे, वो नहीं मिला। भाई उनको गजाधर बाबू को लगता था नौकरी करके गया हूँ, पत्नी इज्जत करेगी, बच्चे लाड प्यार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके उल्टा होता है। उन्हें लगता है कि उनकी घर में कोई जगह नहीं, गजाधर बाबू को लगता है कि भाई मैं रिटायर होकर के 35 साल नौकरी करके आया हूँ, मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है, इस घर में तो मेरी कोई जगह ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा है। भाई जो व्यक्ति 35 साल रिटायर होकर के एक बूढ़ा व्यक्ति आया है, उसकी घर में कोई इज्जत नहीं करेगा, उसकी कोई बात नहीं मानेगा, यहाँ तक कि गजाधर बाबू की पत्नी उनको भाव नहीं दे रही है, ऐसे में उनको बहुत निराशा होती है। उनको लगा था रिटायर होकर के आऊँगा, घर वाले हमको हाथों हाथ लेंगे, लाड करेंगे, प्यार करेंगे, मेरी बात मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उनको निराशा अपने घर में आने से हो रही है कि उनकी ना तो कोई इज्जत करता है, ना तो कोई उनसे बात करता है। गजाधर बाबू की जो चारपाई पहले बैठक में लगी थी, बाद में गजाधर बाबू की जो बहू है, उस बहू ने ऐतराज किया कि भाई बाबूजी की चारपाई यहाँ से हटा दो। अब बहू के ऐतराज करने के बाद गजाधर बाबू की जो चारपाई है, एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया है। पत्नी शिकायत करती है कि घर के कामकाज में ना तो बेटी मदद करती है, ना तो बहू मदद करती है। आप सबको पता होगा ना कि हमारे घरों की जो महिलाएं हैं, वो बहुत शिकायत करती हैं, यानी बहुत शिकायत करती हैं। गजाधर बाबू की जो पत्नी है, वो गजाधर बाबू से कहती है कि घर के काम में ना तो बेटी मदद करती है, ना तो बहू मदद करती है। लेकिन जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो इसे कोई पसंद नहीं करता। गजाधर बाबू ने कहा था कि भाई सुबह का खाना बहू बनाएगी, शाम का खाना बेटी बनाएगी। तो गजाधर बाबू ने ऐसे बता दिया था, लेकिन इसको कोई पसंद नहीं करा। गजाधर बाबू ने भाई जब बेटी और बहू काम में हाथ नहीं बटाती थी, तो गजाधर बाबू ने कहा कि भाई जो बहू है सुबह खाना बना देगी, बेटी शाम को खाना बना देगी। लेकिन इस बात को कोई किसी को पसंद नहीं आती। यानी गजाधर बाबू का घर में आकर के रहना एक ना तो बेटी को पसंद आ रहा है, ना तो बहू को पसंद आ रहा है, ना तो बच्चों को पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि गजाधर बाबू की जो पत्नी है, उनको ही पसंद नहीं आ रहा है। घर के खर्च को भाई अगर बड़ा बुजुर्ग आता तो हम लोगों को कहता है ना भाई खर्चे कम करो, तो गजाधर बाबू जो हैं घर का खर्चा कम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि घर में जो नौकर है इसको छुट्टी दे दो, ठीक है? और घर के काम आपस में करो। तो इस बात से घर वाले नाराज हो जाते हैं और अपने इस परिवार के रुख से उनको गहरा आघात पहुंचता है। भाई गजाधर बाबू जो घर वालों को बोलते, घर वाले बात नहीं मानते हैं। गजाधर बाबू ने कहा भाई इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो?
फालतू का नौकर रखा है, नौकर को छुट्टी दे दो, खुद काम करो। इस बात से कह सकते हैं परिवार वाले गजाधर बाबू के नाराज हो जाते हैं। तो परिवार वालों का जो व्यवहार है उसको देख करके गजाधर बाबू को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि घर वाले ना तो उनकी इज्जत करते हैं, ना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई मेरे, एक आदमी 35 साल की नौकरी करके रेलवे से आया है, रिटायर हुआ व्यक्ति है, घर में कोई इज्जत नहीं है, तो बेचारा क्या सोचेगा? उसका तो कह सकते हो कि धक्का लग रहा है कि पत्नी, बच्चे, बहू, बेटी, उसको कोई नहीं मानता। सबसे बड़ी दुःख की बात यह हो गई कि गजाधर बाबू की जो पत्नी है, वह भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं। चलो भाई मान लो बूढ़े आदमी गजाधर बाबू की बच्चे बात नहीं मान रहे, बहू बात नहीं मान रही, बेटी नहीं मान रहा, बल्कि गजाधर बाबू के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी हो गई कि पत्नी भी उनको उनको समझ नहीं पा रही है। जिस वजह से कह सकते हैं गजाधर बाबू बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। नौकरी करते थे बेचारे, तब भी अकेले थे। अकेलेपन से भाग करके घर आए कि 35 साल नौकरी करके जब गजाधर बाबू घर आए थे, उनको लगा था कि घर में जाएंगे, बहू होंगे, बच्चे होंगे, घर घरा भरा घरा भरा होगा, घर में सब लाड प्यार करेंगे। लेकिन जिस अकेलेपन की जो अकेलापन रेलवे की नौकरी में था, घर आने पर भी वही अकेलापन गजाधर बाबू को मिल रहा है। और अकेलापन उनकी पत्नी और बच्चे की कमी को भर देगा, लेकिन बढ़ जाता है। भाई रेलवे की नौकरी करते समय भी गजाधर बाबू अकेले ही थे, अकेलापन ही था। अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने घर आए हैं, लेकिन अकेलापन तो दूर ही नहीं हो रहा है। सोचे थे घर में लोग उनकी इज्जत करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। गजाधर बाबू की ना तो उनकी पत्नी बात मानती है, ना तो बच्चे बात मानते हैं, ना तो बहू बात मानती है। सबको गजाधर बाबू से बड़ी समस्या है कि ये बूढ़ा रिटायर होकर के आ गया और कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बातें बताता रहता है, तो लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं आ रहा। इस इस वजह से गजाधर बाबू बहुत निराश हैं कि बच्चे, बहू, बेटी, पत्नी कोई भी उनको इज्जत नहीं करता, कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इससे निराश होकर के गजाधर बाबू जो हैं, उनको लगता है कि फिर वो किसी नौकरी में जाकर के नौकरी करने लग जाएँ। तो गजाधर बाबू क्या है, दोबारा अपने घर से चले जाते हैं, वे रेलवे की जगह एक चीनी मिल में छोटी-सी नौकरी करने लग जाते हैं। क्या है कि गजाधर बाबू भाई जो आज बूढ़ा आदमी 35 साल की नौकरी करके अपने घर लौटा है, अपने घर में प्यार, मान, सम्मान पाने के लिए घर वाले इज्जत नहीं करते हैं। इससे निराश होकर के गजाधर बाबू को बहुत निराशा हो रही है कि घर में प्यार नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। अब चलो इससे तो अच्छा भाई चलो कहीं चल के नौकरी करेंगे, अकेलापन घर पे है, अकेलेपन वहीं रहेगा। तो गजाधर बाबू परेशान होकर के बाद में एक चीनी मिल में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी पत्नी को गजाधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो मेरे साथ चलो, लेकिन उनकी पत्नी जाने से इनकार कर देती है। यानी गजाधर बाबू जो 35 साल की नौकरी करके रिटायर होकर के घर आए थे, बाद में घर वालों से परेशान होकर के, निराश होकर के दोबारा एक चीनी मिल में नौकरी करने, यानी जो व्यक्ति रिटायर होकर के आया था, दोबारा फिर नौकरी करने के लिए गजाधर बाबू चले जाते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम वापसी रखा गया। और ये कहानी हमको बताती है किस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे परिवार में, और देखते हैं किस प्रकार से रिटायर हुई व्यक्ति का लोग आदर व सम्मान नहीं करते हैं। और उसको ना तो उसके घर में, भाई वही बात है ना कि जब तक आदमी पैसे कमा कर देता है तब तक उसकी इज्जत होती है। दूसरी बात रही कि जब गजाधर बाबू बाहर जाकर के नौकरी करते थे तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे गजाधर बाबू घर पर आए, कह रहे भाई फालतू काम किया करो, ये मत करो, वो मत करो, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वही हमारे समाज की सच्चाई आप लोग आसपास देख रहे होंगे ना कि हमारे समाज में बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। गजाधर बाबू की कहानी गजाधर बाबू नहीं, बल्कि आप अपने आसपास जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके बहू और बच्चे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आज ये समाज की सच्चाई है। तो कह सकते उषा प्रियवदा जो है, जिन्होंने इस कहानी को लिखा, आज के कह सकते हो 50-60 साल पहले उन्होंने इस कहानी को लिख दिया था। आज तो बल्कि कह सकते हैं बिल्कुल सच्चाई है भाई। कोई रिटायर होकर के अगर रिटायर होकर के घर में रहता ना, कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। सबको लगता है अरे बूढ़ा कहाँ से आ गया है, बात-बात पे बोलता रहता है, समझ रहे हो? क्योंकि लोगों को रोक-टोक बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जैसे कोई रिटायर घर में बड़ा बुजुर्ग हो ना, जिसे बच्चे को बोलेगा, "अरे बच्चा तो भाग जाएगा, मैं जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ", बैट लेकर के भाग जाएगा। क्योंकि बूढ़े जब कोई रिटायर होकर के घर अपने पहुँचता, रिटायर बूढ़ा व्यक्ति जब रहता है, आजकल घरों में देखो किस प्रकार से, ना तो उसके बच्चे बात मानते हैं, ना तो बेटियां बात मानती, ना तो बहू बात मानते हैं, ना बच्चे बात मानते हैं। यही कहानी है, वापसी कहानी है। जो जो अकेलापन गजाधर बाबू को रेलवे की नौकरी में था, वही अकेलापन घर आने के बाद भी सता रहा ना।
इसलिए तो परेशान होकर के बेचारे दोबारा नौकरी पर निकल गए हैं। यही कहानी वापसी कहानी है जो बताती, और बहुत ही फेमस कहानी है। और वापसी कहानी को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, या गजाधर बाबू से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वापसी कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी एग्जाम में आएगी। आप और साथ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो वापसी कहानी से टाइटल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो गजाधर बाबू के नाम से देखने को मिल सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वापसी वाली कहानी में से, तो आपको जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति 35 साल का रिटायर होकर के आता है, दोबारा अपने घर वालों से परेशान होकर के दोबारा नौकरी पर निकल गया है। ये चीजें बता रही कि हमारा समाज कितना बदल गया है। हमारे समाज में बूढ़े और बुजुर्गों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। इस कहानी उषा प्रियवदा से, उषा प्रियवदा जो है इस कहानी से हमारे समाज को मैसेज देना चाहती हैं। समझ रही है? तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, अगली कहानी देखते हैं। भाई क्वेश्चन इससे 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है, इसलिए इसको करके जरूर जाना है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई रहेगा 12वां, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे लोभ और प्रीति के बारे में, ठीक है। चलिए एक बार को चेक कर लेता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग सही है कि नहीं है जी। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14वां क्या रहेगा भाई मेरे, कुटुज की अंतर वस्तु और विश्लेषण। इसमें हम कुटुज पढ़ेंगे। कुटुज का सार बताओ, कुटुज का सार इंपॉर्टेंट होगा या इसकी अंतर वस्तु जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए कुटुज देखो, कुटुज का सार देखेंगे। कुटुज का आरंभ द्विवेदी जी के पर्वतों के सौंदर्य से करते हैं। देखो एक बात बताऊं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध जो है वो भाई मेरे कुटुज है, ठीक है। कुटुज क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का भैया मेरे पेड़ होता है। और कुटुज एक निबंध है, किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कुटुज निबंध को लिखते हैं तो द्विवेदी जो है भाई मेरे पर्वत जो है, पर्वत यानी जो पहाड़ होते हैं उनकी सुंदरता के बारे में बताते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते कि पर्वत जो होते हैं यानी जो पहाड़ होते हैं वो शोभा निकेतन होते हैं। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया भाई कि जो पर्वत होता है, जो पहाड़ होता है, क्या होता है, शोभा निकेतन होता है। पर्वतों में हिमालय सबसे सुंदर है। क्या भाई, जितने पर्वत हैं, जितने पहाड़ हैं, सबसे सुंदर पहाड़ कौन है, हिमालय है। कालिदास ने इस हिमालय को देख करके समाधिस्थ महादेव की कल्पना की। यानी कह सकते जितने पहाड़ हैं, जितने पर्वत हैं, उसमें सबसे सुंदर पहाड़ कौन सा है भाई मेरे, हिमालय है। और हिमालय को देख करके ही कह सकते कि जो बहुत बड़े कवि हुए कालिदास, संस्कृत के सबसे बड़ी कवि कह सकते जो कालिदास हैं, उन्होंने हिमालय को क्या कहा, समाधिस्थ महादेव। यानी यानी जिस जैसे भगवान शंकर ने बैठ गए समाधि ले, इस प्रकार से हिमालय को देख करके उसकी कल्पना की है। इसी हिमालय की तलहटी में खासतौर पर भाई जो हिमालय है, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। इसी हिमालय की तलहटी में, हिमालय में कह सकते हो कुटुज वृक्ष पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कुटुज जो वृक्ष है वो कहाँ उगता है, कहाँ पर पाया जाता है भाई मेरे, हिमालय में उगता है, हिमालय में पनपता है। हिमालय में कह सकते हो क्या भाई, पहाड़ है, पहाड़ों के बीच कह सकते हैं कुटुज नाम का वृक्ष उग जाता है। पहाड़ फाड़ करके पहाड़ के अंदर से कह सकते हो कुटुज नाम का पौधा उग जाता है। इसके चारों ओर नीरस पहाड़ियां। भाई कुटुज पौधा जो है, कुटुज नाम का जो वृक्ष है जहां उगता है ना, इसके चारों ओर खूब सारी पहाड़ियां हैं। अरे भाई पहाड़ में कोई पानी थोड़ी होता है, कोई सीलन थोड़ी होती है। पहाड़ के चारों ओर कैसी पहाड़ियां होती है, नीरस पहाड़ियां हैं, वहां पर कोई पानी नहीं है। वहां पर पौधा उगना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं इस नीरस पहाड़ी में कुटुज नाम का जो पौधा उग जाता है। इन्हीं इन्हीं में से यह कुटुज वृक्ष रस यानी अर्थात जल का स्रोत खोज लेता है। देखो भाई, पहाड़ में भी कुटुज नाम का जो पौधा है वो जल को खोज लेता है। पता नहीं कुटुज नाम के पौधों को कहां से पानी मिलता है कि कुटुज जो पौधा होता है पहाड़ में भी उग जाता है। पता नहीं वो कहां से पानी का स्रोत खोज लेता है। इसी पर विस्मति करते हुए यानी द्विवेदी जी को बड़ी ही आश्चर्य हो रहा है, कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि भाई मेरे ये पहाड़ में पौधा कैसे उग गया है। कुटुज नाम का जो पौधा है, पहाड़ में तो ना तो पानी है, बिना पानी और बिना किसी चीज के कह सकते कुटुज नाम का पौधा पहाड़ में कैसे उग जाता है। इसी पर कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत आश्चर्य कर रहे हैं और कुटुज जो पौधा होता है उसके रंग रूप का वर्णन करते हैं। इसी में थोड़ा ठहर करके वो प्रश्न भी विचार करते हैं कि नाम और रूप का क्या रिश्ता है। इस प्रकार से स्थापित करते हैं, सामाजिक बताते हैं।
यानी कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह जान करके बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि भाई इस पहाड़ में कुटुज नाम का पौधा कैसे उगाता है, ना तो यहाँ पानी है ना तो कुछ है। इसी प्रश्न पर विचार करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जानकारी देते हैं कि कालिदास के मेघदूत, कालिदास जी ने एक कविता लिखी जिसका नाम है मेघदूत, यानी मेघदूत मतलब यानी जो बादल होते हैं उनको बारिश का दूत कहा गया, बारिश लाने वाला। यानी कालिदास ने जब मेघदूत में जब रामगिरी पर यक्ष को मेघ का प्रार्थना करते हैं, तब वहां और कोई पुष्प नहीं था, इसलिए कुटुज पुष्पों को अंजलि देकर के ही संतोष करना पड़ा, अर्थात यह वृक्ष मेघदूत में कालिदास के काम आया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भाई मेरे जब कालिदास ने मेघदूत नामक रचना करी, मेघदूत कालिदास की एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ी कविता है, जब कालिदास ने भाई मेरे मेघदूत नामक कविता को लिखा था, तो कह सकते हो कि जो कुटुज पौधा है, यही कुटुज पौधा जो है बारिश करवाने का कारण बना था। तो मेघदूत कविता में कालिदास के काम कौन आया था, यही कुटुज नाम का पौधा था। आप सबको पता भाई जहां पर पेड़ होते हैं वहीं पर तो पानी बरसता है, वहीं पर तो बारिश होती है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि कालिदास जो है, जो मेघदूत यानी बादल के जरिए बारिश करवाई थी अपनी कविता में, यानी लिखा था, तो कालिदास ने कह सकते हैं इसी कुटुज वृक्ष की के काम, यानी कुटुज जो वृक्ष है कालिदास के काम आया है। यह वृक्ष की अवहेलना संस्कृत साहित्य में तो मिलती है, रहीम ने भी इसकी अवहेलना की है, यानी इस वृक्ष के बारे में हर जगह पर कुटुज नाम का। इसके पश्चात लेखक कुटुज का अर्थ करता है, यानी लेखक कहता है कि भाई ये कुटुज जो नाम का पौधा है जो पहाड़ में उग जा रहा है, ठीक है, इसका अर्थ बताता है। कुटु का अर्थ होता है घड़ा, कुटु का मतलब क्या होता है घड़ा, और यह पेड़ घड़े से कैसे पैदा होगा, जैसे कुटु मतलब तो भाई घड़ा, तो भाई कोई भी पेड़ घड़े से कैसे पैदा होगा। फिर भी वह हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर भी अपने पाठकों को जानकारी देते हैं कि प्रतापी जो अगस्त मुनि हैं, आपको पता महर्षि अगस्त मुनि के बारे में, जो अगस्त मुनि थे उनको भी कुटुज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो वह एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए भारत में, उनका नाम है भाई मेरे अगस्त मुनि, अगस्त मुनि को भी कुटुज कहा जाता था। फिर भी कुटु शब्द से कुट कुटकारिक, कुटहारिक, कूटनी या कुटनी आदि शब्दों का पता चलता है। आगे चल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटुज शब्द आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो कुटुज शब्द है ये आर्यों का शब्द नहीं है। इस प्रक्रिया में वह ऑस्ट्रिया एशियासन भाषा की बात करते हैं और बताते हैं कि जो एक कुटुज शब्द है ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, बाद में वह प्रकृति के प्रकोप से अलग हुआ है। इसी बीच में हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, कहते हैं कि संस्कृत में अनेक भाषाओं का मिश्रण है और भारतीय संस्कृति में कई सारी भाषाएं मिली हुई हैं। इस विषय पर उन्होंने अशोक के फूल पर भी निबंध लिखा है। यहाँ सिर्फ प्रासंगिक जानकारी दी गई है। इसके बाद द्विवेदी जी कुटुज की जीवनी, शक्ति, वैभव का वर्णन करते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि समाज, मनुष्य और जीवन पर कई प्रकार की बातें कही। अंत में इस निबंध के निष्कर्ष में निबंध को समाप्त करते हुए कुटुज अपने मन पर सवारी करता है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भाई जो कुटुज नाम का पौधा होता है यह अपने मन पर सवारी करता है और मन को अपने ऊपर सवार होने नहीं देता। यानी जो कुटुज नाम का पौधा है ये मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर स्वीकार नहीं होने देता है। कुटुज नाम के पौधे से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है, मन आपको कंट्रोल ना करे, ठीक है, मर्सबी मित्र तुम धन्य हो। तो एक कुटुज नाम का जो पौधा ये बताता है कि भाई मेरे जहां पानी नहीं होता है उस पहाड़ में भी कुटुज नाम का जो पौधा है उग जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ध्यानी होता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है, वो कहीं पर भी आ जाते हैं, यानी कीचड़ में भी जैसे हम लोग बोलते भाई कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से पहाड़ में भी कुटुज नाम का जो पौधा है वो उग जाता है। और कुटुज पौधा हमको बताता है कि भाई हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या है, कुटुज नाम का पौधा बताता है कि हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मन आपको कंट्रोल करता हो। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसी अगर आप देखो कुटुज जो निबंध है इसमें विचार भी और भाव भी है। भाव यह है कि भाव ये बताता कुटुज में कि भाई देखिए कि जहां पर पानी भी नहीं है, पत्थर में भी कह सकते हो किस प्रकार से पेड़ उग जा रहा है। ये बहुत ही भाव का भी प्रश्न है कि भाई अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो मुसीबत में भी आपका कोई न कोई समर्थन जरूर करेगा। और विचार यह बताता है, कुटुज नाम के पौधे से हमको पता चलता है कि भाई मेरे कि मुसीबत यानी पत्थर पर भी कह सकते पेड़ उग सकता है, ये चीज को बता बोलते नहीं भाई, पत्थर पर भी पेड़ उगा देंगे। तो विचार बता भाई देखो, हिमालय में कह सकते हैं पहाड़ ही पहाड़ है, नीरस पहाड़ियां, वहां पर भी अगर आप लोग देखोगे कुटुज नाम का जो पौधा है उग जाता है। कुटुज में भाव और विचार दोनों चीजें हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। कुटुज के आरंभ में द्विवेदी जी हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हैं। ये कुटुज नाम का जो निबंध है उसमें हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है और बताया गया है कि किस प्रकार से कालिदास जो हैं वह भी हिमालय की सुंदरता का वर्णन अपने कविताओं में करते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो हिमालय की जो पहाड़ियां सूखी हैं, नीरस हैं, कठोर हैं, फिर भी यहाँ कह सकते हैं कि एक कुटुज नाम का पौधा जो है उग जाता है, ठीक है। और यह उग करके यानी जहां पर पानी नहीं है, पता नहीं कुटुज नाम का जो पौधा है अपने लिए पानी और कहां से लेकर के आता और ये जो उग जाता है, इसी को लेकर के उन्होंने इस बात को कहा है कि ये चीज बता यानी कुटुज नाम का जो पौधा है बताता है कि अभाव में भी हमको खुशी ढूंढनी चाहिए। कुटुज नाम का पौधा क्या बताता है कि भाई जहां हमारे पास कोई चीज नहीं है, जब हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हमें खुश रहना चाहिए। ये कुटुज नाम का पौधा बताता है। भाई कुटुज नाम का जो पौधा है वो पत्थर में उग जा रहा है, यानी पानी नहीं है फिर भी उग जाता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसका दुख मत करो, फिर भी जीवन में आपको खुश रहने की जरूरत है, हमेशा आप मस्त रहिए, मस्त मौला रहने की जरूरत है। एक कुटुज नाम का पौधा बताता है कि भाई अभाव में भी आपके पास अगर कोई चीज नहीं तो उसका दुख मत करिए, बल्कि अभाव में भी आपको खुश रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से कुटुज नाम का पौधा बिना पानी के भी उग जाता है, बल्कि उसको कोई गम नहीं है, बल्कि वो लहराता रहता है, उसी प्रकार से कभी आपके पास कोई चीज नहीं तो आपको उसको गम मत करिए, बल्कि आप मस्त मौला होकर के आपको घूमने की जरूरत है। एक कुटुज नाम का जो पौधा है इस विचार को बता रहा है, समझ रहे हो। यानी कुटुज जो पौधा है वह अकेला नहीं है, बल्कि कई पेड़ हैं जिसे लेखक नहीं जानता है और बताता है कुटुज नाम का पौधा जहां उगता है वहां आसपास कोई पेड़ नहीं है, इसलिए हमको भी अकेले ही जीवन में संघर्ष करना है, हमारा कोई साथी नहीं है। और आपके पास अगर कोई चीज ना हो तो आपको उसका दुख नहीं करना है, बल्कि आपको हमेशा मस्त मौला होकर के अपना काम करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। जिस प्रकार से कुटुज नाम का पौधा पहाड़ में भी उग जा रहा, नीरस पहाड़ी में भी ये उग जाता कुटुज नाम का पौधा, ठीक है। उसी प्रकार से हमें हमारे पास अगर कोई चीज ना हो उसका दुख मत करिए, क्योंकि भाई कोई भी चीज है उसकी वो नहीं होता है। और भाव पक्ष इसका ये बताता है कि भाई मेरे जहां पर भाव है, जहां पर प्रेम है, वहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। तो कुटुज नाम का पौधा जो है, कुटुज से कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और कुटुज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको या भाषा शैली या कह सकते हैं इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या, कुटुज का सार बताइए या कुटुज का विचार पक्ष या भाव पक्ष लिखिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इससे संदर्भ सहित व्याख्या, देखो विचार पक्ष आ जाए, भाव पक्ष आ जाए या कुटुज से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको लिख करके भी एग्जाम में आना है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बताया हूं ये सारे आपको करके जाना है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, लोभ और प्रीति। एक चीज बता दूं कि लोभ और प्रीति वाला जो चैप्टर रहेगा इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या देखने को मिल सकती है और दूसरा इससे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम में हो सकता है कि लोभ और प्रीति का प्रतिपाद बताइए या लोभ और प्रीति का विचार पक्ष या भाव पक्ष, दो चीजें आती हैं। तो भाई लोभ और प्रीति का प्रतिपाद या विचार पक्ष या भाव पक्ष पूछा जाता है। और लोभ और प्रीति जो है क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध है। और किसने इस निबंध को लिख रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। क्या भाई मेरे, ये निबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोभ और प्रीति का विचार पक्ष क्या है। लोभ और प्रीति मुख्यतः क्या है, एक विचार प्रधान निबंध है। कैसा निबंध है, विचार प्रधान, यानी जिसमें कह सकते कोई विचार दिया गया है, कोई विचार बताएगी, कोई अपनी बातें बता रहा है, ठीक है। इसमें शुक्ल जी ने विस्तार से लोभ और प्रीति को स्पष्ट किया, यानी लोभ और प्रीति एक निबंध है जिसमें कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोभ के बारे में और प्रीति के बारे में इसको बिल्कुल स्पष्ट किया है। दोनों चीज, दोनों का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत उन्होंने लोभ और प्रीति की तुलना की। भाई इस निबंध में अगर आप देखोगे तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो लोभ के बारे में भी बताते हैं और प्रीति के बारे में भी बताते हैं, और बाद में क्या है दोनों का तुलना भी करते हैं कि लोभ और प्रीति का इन्होंने क्या क्या कंपैरिजन भी किया है। दोनों की तुलना करते हुए इसके विकास को रेखांकित किया है। इसके साथ ही लोभ और प्रीति के विभिन्न चीजों को स्पष्ट किया। अतः इस निबंध का पाठ विश्लेषण करते हुए हमें उसमें विचारों को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। भाई देखो, लोभ और प्रीति में कह सकते हैं निबंध में रामचंद्र शुक्ल जो है लोभ के बारे में भी बताते हैं, प्रीति के बारे में भी बताते हैं, और बाद में कह सकते हैं दोनों की तुलना भी करते हैं, और लोभ और प्रीति कैसे कैसे बढ़ती हैं, किसी व्यक्ति के मन में लोभ जो है वो कैसे बढ़ता है और प्रीति किस प्रकार से हमारे मन में बढ़ती है, इसका भी कह सकते हो इन्होंने बता रखा है। लोभ और प्रीति का भाई मेरे अर्थ क्या है? देखो, रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा निर्धारित अस्थाई भाव को विवेचना नहीं किया है, वरना अस्थाई भाव व्यापक रूप से कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रीति होता है, ठीक है। श्रृंगार रस मत समझते हो, जो प्रेम का रस होता है उसकी हम बोलते हैं भाई श्रृंगार रस, ठीक है। शुक्ल जी ने रति भाव पर निबंध नहीं लिखा है, लोभ और प्रीति पर, यानी शुक्ल जी का जो निबंध है किस पर है भाई मेरे? लोभ पर है, और दूसरा क्या है? प्रीति है। रति भाव इन्हीं मनोभाव को बताता है, ठीक है। सामान्यता हमें लोभ और प्रीति के परस्पर विपरीत भाव देखने को मिलते। भाई देखो, लोभ और प्रीति जो है दोनों एक जैसे नहीं बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल दोनों की एकता को लेकर के, यानी देखो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि भाई जो लोभ है, जो प्रीति है, वो आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें, लोभ और प्रीति दोनों अलग अलग चीजें होती हैं माना जाता है, फिर भी उनके परस्पर विरोध की ओर संकेत मिलते हैं। शुक्ल जी लोभ प्रीति में परिणति हो सकता है, यानी जैसे रामचंद्र शुक्ल करें भाई मेरे कि लोभ से प्रीति होती है या प्रीति से लोभ होगा। लोभ लोभ का रूप हो सकता है, जैसे लालच जो है, देखो एक बात बताओ भाई, लोभ मतलब होता भाई मेरे लालच। जैसे जैसे लालच बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा किसी चीज से जो लगाव है या जो जुड़ाव है वह लगातार क्या हो जाता है? होता चला जाता है। देखोगे ना, एक बात बताओ, अगर किसी चीज से अगर हमें बहुत ज्यादा लोभ है, लालच है, तो हो सकता है उसके प्रति हमारा जो लगाव होगा वह लगातार बढ़ता चला जाता है, और कई बार लोभ और प्रीति बदल भी जाते हैं। दोनों सामान्य विशेषता तो यही है, दोनों क्या है? सुख और आनंद देना। भाई लोभ और प्रीति दोनों चीजों हमें क्या देती? सुख देती। भाई व्यक्ति लालच क्यों करता है? भाई सुख की तलाश में, अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, इसीलिए तो हम लोग लोभ करते हैं भाई मेरे। लोभ क्या करता है? लोभ और प्रीति दोनों क्या देते? आनंद देते हैं। जो वस्तु हमें अच्छी ना लगे, आनंद प्रदान करे और प्रतीत ना हो, सुखद ना हो, ऐसी वस्तुओं हमारे मन में ना तो लोभ होगा और ना तो प्रेम होगा। एक बात बताओ भाई मेरे, अगर कोई चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है, ना तो उससे तुमको तुम्हारे मन में कोई लालच आएगी, ना तो उससे कोई प्रेम होगा। अरे भैया मेरे, मेरा कहने का मतलब यह है भाई मेरे, लोभ और प्रीति में रामचंद्र शुक्ल यही कह रहे हैं कि भाई मेरे, जो चीज हमको अच्छी लगती है उसको देख करके हमें हमारे मन में लालच आता है, और साथ में उससे हमारे क्या हो जाता? प्रीति, यानी उससे प्रेम भी हो जाएगा। और जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है, ना तो भाई उसको देख करके हमारे मन में लालच आएगा, ना उससे हमारा भाई कोई प्रेम होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज बता रही हैं, यानी हम किसी से प्रेम क्यों करते हैं? कि भाई उससे हमें आनंद मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा। जैसे हम लोग हैं भाई, बहुत पैसा कमाने की बात करते, पैसे के पीछे इंसान भगा भगा पड़ा हुआ है, तो आदमी क्या करता है? पैसे 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 की लालच भी है, और पैसे से क्या है? वो प्रेम भी कर रहा है भाई, पैसा मिल जाए। तो जैसे मान लो आपका बच्चा है, ठीक है जी, आपका बच्चा है, तो आप अपने बच्चे के प्रति लोभ भी है भाई, आज हम बच्चे को बड़ा करेंगे, पालन पोषण करेंगे, तो भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये है लोभ। और प्रीति मतलब क्या है? प्रीति मतलब उससे प्रेम भी है, यानी लोभ जो है प्रेम को बढ़ाता है, और प्रेम जो है कह सकते हो एक प्रकार से लालच को बढ़ाता है। दोनों चीजें क्या है? कनेक्टेड हैं। एक बात बताऊं, अगर किसी चीज से प्रेम हो जाएगा ना तो उससे लोभ भी रहेगा। समझ रहे हो? वो कोई भी चीज हो, ये तो होता ही होता है। जैसे भाई मान लो कि कोई लड़की है, तो कोई लड़का उसको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या होगा? उससे लोभ भी हो जाएगा कि वो मिल जाए हमको। और दोनों चीज होंगे, लोभ और प्रेम जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। भाई अगर किसी से तुमको प्रेम हो गया तो लालच बढ़ जाएगी, और अगर किसी चीज में लालच आ गई है तो उससे प्रेम भी बढ़ जाएगा। यही लोभ और प्रीति है। ये विचार बता रहा है कि दोनों चीजें जो हैं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक चीज अगर होगी तो दूसरी चीज होगी होगी। यदि कोई वस्तु हमें पसंद आ गई, अच्छा लग रहा है और हमें खुशी और आनंद देगी, तो भैया उससे क्या होगा कि आपको लालच भी आ जाएगा और उससे प्रेम भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। समझ रहे हैं?
हम उस पर मंत्र मुग्ध हुए तो लोभ या प्रेम नहीं हुआ। सब चीजें सबको अच्छी लगती हैं। लोभ तब माना जाता है जब हमारे मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा। भाई लोभ मतलब समझते हो लालच। लालच किसे कहते जानते हो? जब किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते, फलानी चीज मिल जाए भैया, फलाना आदमी बहुत बढ़िया, उसी से हमारा शादी हो जाए, ये क्या है? ये लोभ है। देखो सुंदर तो आपको कोई भी चीज अच्छी लग सकती है। देखो भाई मेरे, सुंदर तो कोई भी चीज अच्छी लग सकती है, लेकिन किसी सुंदर चीज को पाने की इच्छा अगर मन में आ गई है, यही लोभ है। क्या है? इसे लोभ बोलते हैं। देखो भाई मेरे, हम सब इंसान हैं, हम सब इंसानों को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी चीज को हमारे मन में भैया ये हमको प्राप्त हो जाए, भाई मेरे ये मेरे को मिल जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भाई मेरे लोभ। जब संवेदात्मक अव्यय हमारे मन में आता है तो उस वस्तु को प्राप्त करने का, भाई अगर आप देखोगे कोई चीज अच्छी लग गई तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और कई बार ये भी होता है कि भैया ये चीज अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं इसको खत्म कर दूंगा या कर दूंगी। लोभ जो है उस प्रकार से कह सकते, लोभ आगे चल करके प्रेम में भी परिवर्तित। देखो अगर किसी से तुमको प्रेम हो गया, देखते नहीं हो भाई, किसी से अगर किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाता है तो उसको पाना जरूर चाहता है, देखते नहीं हो? उसके लिए जान न्यौछावर कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, कर नहीं देता। वही भाई प्रेम जो है वो लोभ को बढ़ाता है और लोभ जो है प्रेम को बढ़ाता है। किसी वस्तु का अच्छा लगना, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना, यह प्रेम और लोभ दोनों का। जैसे भाई मान लो कोई चीज आपको अच्छी लगी, आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हो सकता कि आपका उससे प्रेम भी हो सकता भाई मेरे उस लालच भी हो, दोनों चीज हो सकती है। जैसे भाई मान लो कि मुझे कोई चीज अच्छी लग गई, कोई कोई मान लो गाड़ी अच्छी लग गई, कोई घर अच्छा लग गया, कोई सामान अच्छा लग गया, हो सकता है कि मुझे उससे प्रेम हो और हो सकता है भैया लालच भी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई कार है, अच्छी लग रही है, तो आप हो सकता है आप उस कार से प्रेम करते हो और हो सकता है आप उसे लालच भी करते हो, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो प्रेम भी हो सकता है, लालच भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए भाई कोई लड़का है, लड़का अच्छा खासा है, तो हो सकता है अगर उससे लड़की कोई विवाह करना चाहती है, हो सकता है भाई उससे बहुत ज्यादा प्रेम भी करती हो सकता है उसकी धन दौलत पर उसका ध्यान हो दोनों चीज हो सकती है। हो सकती है वो लड़की लोभी और लालची हो सकता है उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती हो, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। लोभ और प्रेम जो है इसको कई बार हम अलग भी नहीं कर सकते हैं और कई बार ये जुड़े जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। कई बार दोनों में अंतर करना कई बार मुश्किल हो जाता है और दोनों में कई बार लोभ सामान्य मुख्य होता है। लोभ भाई मेरे जो होता है ये सामान्यता किसी चीज से हमारा लोभ हो जाता है, लेकिन जो प्रेम है वो विशेष होता है। लोभ लोभ तो भाई किसी चीज को देख करके व्यक्ति के मन में लालच आ सकती है, लोभ आ सकता है, लेकिन प्रेम भाई मेरे सबसे नहीं होता है। प्रेम बड़ा मुश्किल से होता है। कोई भी चीज आपको अच्छी लग सकती है, आप उसको लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे, तो भाई लोभ है। लेकिन कोई चीज, कोई खास वस्तु किसी व्यक्ति को देखे उसे प्राप्त करने का प्रयास करे, तो भाई लोभ और प्रेम का लक्षण क्या है कि आप उस चीज को मिले या ना मिले फिर वो आपको अच्छी लग रही है, भाई मेरे प्रेम है। प्रेम जहां है वहां लालच नहीं है और जहां लालच है वहां प्रेम नहीं है, ये भी चीज दोनों कनेक्टेड भी है, दोनों अलग भी। जैसे हम लोग कहते हैं भाई मेरे कि जहां प्रेम है वहां लालच नहीं है और जहां पर लालच है वहां पर प्रेम नहीं है। आप लोगों ने खूब सुना होगा। ते लोभ और प्रीति यही बता रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल यही करें भाई मेरे कि लोभ और प्रीति जुड़े हुए भी हैं और कई बार लगता है दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोग कहते हैं भाई ना कि भाई अगर किसी चीज से प्रेम है तो लालच नहीं होगी और लालच है तो प्रेम नहीं होगा, समझ रहे हो? यही रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ठीक है? अगर कोई किसी का प्रेमी है तो लालची नहीं होगा और लालची है भैया तो भाई मेरे प्रेमी नहीं होगा, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं, समझ रहे हो? लेकिन कई बार कहीं कहीं जगह आपको लगेगा कि लोभ और प्रीति, लोभ यानी लालच और प्रेम दोनों अलग साथ ही होते हैं। लोभ होगा तो प्रेम हो जाएगा और प्रेम होगा तो लोभ हो जाएगा। तो दोनों चीजें कई बार हमको अलग दिखाई देती हैं और कई बार इकट्ठा दिखाई देती हैं, समझ रहे हो? वशिष्ठ मुनि गाय का उदाहरण देते हुए कहते हैं, वशिष्ठ मुनि को गाय पसंद आई है, उसे लेना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ उसे देना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार गाय के बदले विश्वामित्र उन्हें अनेक गाय देना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि उनका कोई स्वीकार नहीं करते हैं। इस क्रम में न तो वशिष्ठ मुनि लोभी हुए हैं, न विश्वामित्र कह सकते कि लालची हैं या प्रेमी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लोभ और प्रेम कई बार हमको एक जैसा दिखाई देता है और कई बार हमको अलग अलग दिखा। आप इसको एग्जाम्पल बना बना करके, उदाहरण बना बना करके आप तमाम तरीके से आप इसको लिख सकते एग्जाम में, लोभ और प्रीति दोनों को, ठीक है? जैसे किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, क्या भैया लोभ है? किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, हर हालत में भाई मेरे को मिलनी चाहिए, हर हालत में मैं इसको लेकर के रहूंगी, ये लोभ है। जिस चीज को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज आपसे दूर जाती है आपको भैया कष्ट हो रहा है,
ये प्रेम हो सकता है, समझ रहे हो? ये क्या हो सकता है? प्रेम हो सकता है। इससे आगे क्या है? हम इतने संपर्क की इच्छा जितनी और किसी का ना हो, जैसे मान लो किसी चीज़ से आप बहुत जुड़ना चाहते हैं और किसी दूसरे चीज़ से जुड़ना नहीं चाहते, ये प्रेम को बताता है। लेकिन संपर्क हो जाए, लेकिन फिर भी आप उसके साथ लगे हुए हैं, आपको मिल भी गया है, तो कई बार लालच और प्रेम जो है एक साथ भी हो सकता है और क्या हो सकता है भाई मेरे? अलग-अलग भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो लोभ और प्रेम एक साथ भी हो सकता है और दोनों में क्या हो सकता है? अलग-अलग भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हमको भाई मेरे देखने को मिलेगी लोभ और प्रीति में। और लोभ और प्रीति में कई बातें समान भी होती हैं, फिर भी वस्तु का लोभ, लोभ नहीं रहता है, बल्कि व्यक्ति के लिए लोभ और प्रीति में बदल जाता है। कई बार हो सकता है भाई मेरे आपको किसी चीज़ से लोभ है, कह सकते हो भाई जैसे आप किसी चीज़ को पाना कई बार लोभ प्रेम को नहीं बताता। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है भाई मेरे कि हमें किसी चीज़ को लेकर के लालच है, हम लालची हैं। हमें उससे प्रेम नहीं है, सिर्फ़ वो लालच है, सिर्फ़ उसको पाना चाहते हैं, उससे हमें कोई प्रेम नहीं है। पहली बात ये रही और कई बार हो सकता है कि किसी चीज़ से हमें प्रेम हो, लालच ना हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि भाई जैसे मान लो आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगा, आपको कोई लड़की अच्छी लगी, लड़कियों को लड़का अच्छा लगा, तो हो सकता है भाई कि आप उसको पाना चाहते तो सिर्फ़ आपको लोभ है, लालच है और प्रेम नहीं है। हो सकता है कई बार आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा हो सकता है उसको लेकर के लालच नहीं है। तो लोभ और प्रीति जो है अलग-अलग रूप से हमको देखने को मिलते हैं। बेज़ुबान वस्तु में चेतना नहीं होती, जैसे कोई बेज़ुबान चीज़ है, बेज़ुबान वस्तु है, तो उससे हो सकता है कि हम उसको बहुत चाहते हों, तो ये प्रेम भी हो सकता है और लालच भी हो सकती है। जैसे भाई मेरे मान लो किसी को सोने-चांदी का बहुत लालच है, तो हो सकता है क्या सोने-चांदी से वो प्रेम करता है? नहीं करता है जी, समझ रहे हो? यानी जो निर्जीव वस्तु है उसको लेकर के ज़्यादातर हम लोगों में लालच होती है। गाड़ी, गाड़ी प्रेम नहीं गाड़ी से भई एक आधा आदमी प्रेम करता होगा, बाकी सब में लालच है। बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, सोने-चांदी हो जाए, क्या है? ये लोभ है, ठीक है? ये प्रेम नहीं है। और कई बार हो सकता है कि किसी व्यक्ति का किसी चीज़ से भाई मेरे बहुत ज़्यादा प्रेम हो, उसका छोटा-सा घर उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो उसको लेकर के, वो आप कितना पैसे दे दो, वो शायद बेचे ना। तो ये क्या लोभ और प्रीति जो है, वो कई बार बिल्कुल अलग-अलग भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो लोभ और प्रीति को अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देकर के आप जितना लिख पाएँगे, उतना आप देखो जैसे हम लोग क्या है, भाई हम लोग जो देश अपने देश से प्रेम करते हैं क्या है? ये प्रेम है। देश से जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, बल्कि वो प्रेम है। समझ रहे? तो लोभ और प्रेम को भी हमें क्या है, अलग-अलग करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोभ क्या है? लोभ जिसको देख कर के हमारे मन में आ गया भैया मेरे लालच यही है, किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उससे सुख प्राप्त करना चाहते हो, हर हालत में पाना चाहते हो, ये लोभ है। प्रेम जब हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो लोभ समाप्त भी हो जाता है। जैसे भाई किसी चीज़ से आपको बहुत प्रेम है, तो हम आदमी कहता है भाई जहाँ भी रहे, खुश रहे, बढ़िया रहे, हमें हमें मिले ना मिले, तो ये प्रेम को बताता। तो लोभ और प्रेम जो है बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। हमें हर जगह पर कह सकते हैं लोभ और प्रीति जो अलग-अलग प्रकार से देखने को मिलती ही मिलती है। भाई अगर किसी चीज़ से प्रेम होगा, एक बात बताऊँ, अगर किसी चीज़ से प्रेम होगा, अगर आपसे दूर चली गई ना, तो आपको बहुत दुःख होगा, आपके मन में हमेशा दुःख रहेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर के लोभ है, लालच है, अगर आपसे दूर चली गई, तो कुछ दिन के लिए दुःख होगा, ज़्यादा दिन के लिए आपको दुःख नहीं होगा। इसलिए लोभ और प्रीति जो है एक निबंध है आचार्य रामचंद्र का और ये विचार प्रधान निबंध है जो हमको बताता है कि लोभ और प्रीति दोनों किस प्रकार से व्यक्ति के साथ-साथ चलते हैं और किस प्रकार से होते हैं। एक क्या है भाव, भाव भी होता है ना, विचार तो बता अब भाव क्या है? भाई भाव का मतलब होता है कि जहाँ जिस चीज़ से हमें प्रेम होता है ना, उस चीज़ की हमें लालच नहीं होती है और जहाँ लालच होती है, वहाँ पर प्रेम नहीं होता, यही भाव है। ठीक है? जैसे माँ को बच्चे से प्रेम है, तो वहाँ लोभ नहीं है, वहाँ लालच नहीं है। लेकिन मान लीजिए माँ को सोने-चांदी से भैया प्रेम नहीं है, उसकी लालच है। देखते नहीं महिला जैसे मान लो एक लेडीज़ है, महिला है, तो सोने-चांदी से उसको प्रेम नहीं है, बल्कि क्या है लालच है। गहने पहन लें, सोने-चांदी पहन लें, हीरे-मोती जड़ लें, क्या है? ये किसको बताता है? ये खास तौर से लोभ को बताता है। माँ जो अपने बच्चे से करती है वो क्या है? वो भाव है। तो प्रेम जो है प्रेम क्या है भाई मेरे? प्रेम जो है क्या है? भाव का प्रतीक है। प्रेम जो है हो सकता है नेचुरल या स्वाभाविक हो सकता है। ठीक है? प्रेम एक प्रकार का भाव है। लोभ जो है किसी प्रकार का भाव। वो तो सिर्फ़ हम लोभ किसी चीज़ से हम इसलिए करते हैं ताकि हमको सुख मिल जाए, खुशी मिल जाए, आनंद मिल जाए। लोभ-वोभ जो चीज़ होती है दिखावा होता है। किसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ा रुपया पैसा है, ये लोभ है और क्या है? प्रेम थोड़ी हमें उससे उसको हम खाने थोड़ी जा रहे हैं, तो सिर्फ़ हम दिखावा है, शोबाजी है।
तो लोभ जो है शोबाजी का प्रतीक है और प्रेम जो है कह सकते हो कि वो यानी जो प्रेम है, प्रेम जो है कह सकते हो शांति का प्रतीक है। प्रेम व्यक्ति को शांति करता, शांत कर देता, धैर्य आपके अंदर ला देता है। ठीक है, लोभ अगर किसी चीज को लेकर के आ गया तो हम उसके पीछे भागेंगे कि हर हालत में उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन भैया जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती तो प्रेम का प्रतीक है। तो प्रेम जो है वो भाव है, अंदर से फीलिंग है, समझ रहे हो। और जो लोभ है वो किसी प्रकार की फीलिंग नहीं, वो सिर्फ सुख प्राप्त करने का एक भाव है, समझ गए। इसलिए लोभ और प्रीति का भाव पक्ष भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। आप इसको जितना लोभ और प्रीति को समझेंगे उतना अच्छे प्रकार से आप लोभ और प्रीति को लेकर के प्रतिपाद पूछे, भाव पक्ष पूछे या विचार पक्ष पूछे या कुछ भी पूछता था आप इसको कर सकते हैं। साथ में इससे लोभ और प्रीति से आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, लोभ और प्रीति को अगर एक बार आप समझ गए तो इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल के साथ अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 15वां क्या रहेगा, साहस फाणों की मणिदीप। एक कुबेर नाथ राय जो है की लिखी हुई है। ठीक है, साहस फाणों की मणिदीप की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसका विचार पक्ष और इसका भाव पक्ष, इसको लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं साहस फाणों की मणिदीप। देखिएगा, साहस फाणों की मणिदीप जो है एक निबंध है और किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, कुबेर नाथ राय ने। मणिपुर बनने, जो मणिपुर नहीं है भाई, जो जहां पर कह सकते एक प्रकार से अभी जो मचा हुआ था, ठीक है, हिंसा हो रही थी, वैसी मणिपुर की बात रहे। तो हमारे देश में जो मणिपुर है, मणिपुर बनने की ये निबंध है जो मणिपुर बनने की एक कथा है। कैसी कथा जी, पौराणिक कथा है, एक धार्मिक कथा है कि मणिपुर कैसे बना है। इस निबंध का मुख्य प्रतिपाद है मणिपुर। भाई जो मणिपुर है, मणि जो शब्द है, मणिपुर कैसे बना है उसी के बारे में पूरी कहानी है। तो मणिपुर प्रदेश का उद्भव कैसे हुआ, मणिपुर कैसे बना है, भारत में जो मणिपुर है उसी के बारे में ये बात करेंगे। तो साहस फाणों की मणिदीप, कुबेर नाथ राय के अनुसार, कुबेर नाथ राय कहते हैं भाई भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य रास लीला करते थे। भाई आप सबको पता होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ क्या करते थे, रास लीला करते थे, यानी उनके साथ डांस वांस करते थे, रास रचाते थे। कौन करता था, भगवान कृष्ण। लेखक हमें उस युग में ले जा रहा है, लेखक यानी कह सकते कुबेर नाथ राय जी जो हैं हमें इस युग में उस समय में ले जा रहे हैं। इस रास लीला की चर्चा देवलोक में भी पहुंची। देवलोक यानी जो देवताओं का लोक है, देवलोक में भाई मेरे चर्चा पहुंची कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ क्या करते हैं, रास रचाते हैं। ठीक है, शिव जी ने भी यह चर्चा सुनी, भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जी ने चर्चा सुनी कि भाई कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ जाकर के रास रचाते हैं। तो शंकर जी के मन में भी इस रास लीला में शामिल होना या कम से कम उसे देखने की इच्छा जागृत हुई। जब भाई भगवान शंकर ने सुना कि भाई श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो भाई कह सकते हो कि भगवान शंकर को भी मन में इच्छा आई कि मैं भी चलता हूं, उस रास लीला में शामिल हो जाता हूं या उस रास लीला को देखना कैसे होती है। शिव जी ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया, भाई शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे भी रासलीला में शामिल होने का मौका दीजिए, मुझे भी रासलीला देखने का मौका दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया। भैया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप रासलीला में नहीं आ सकते हैं, आना ही नहीं, आप तो दूर से इसको देख भी नहीं सकते, बिल्कुल मना कर दिया। मिथकीय कथाओं के अनुसार आगे चल करके कहानी यह है कि इसके अनुसार कहानी आगे चलती है और कहते हैं कि शिव जी का जो तीसरा नेत्र है, इस तीसरे नेत्र से अग्नि निकली। शंकर जी को भाई मेरे गुस्सा आ गया भगवान शंकर को, और कहते भाई भगवान शंकर जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उससे आग निकलती है और कुछ नहीं निकलता, पूरी दुनिया भस्म हो जाती है, समझ रहे हो। तो भगवान शंकर को जब श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि भाई मेरे आप रासलीला में नहीं आ सकते हैं, आप रासलीला नहीं देख सकते हैं, तो भगवान शंकर को गुस्सा आ गया और भगवान शिव जी ने कह सकते हो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र को खोला और उनकी नेत्र मतलब आंख से आग निकलने लगी जो सामने वाले को भस्म कर देती है। इस अग्नि से प्रेम के देवता कामदेव जल करके भस्म। प्रेम का देवता क्या है भैया, कामदेव। तो भगवान शंकर ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो भगवान शंकर की तीसरी आंख खोलने से क्या हुआ, जो
प्रेम के देवता हैं, यानी कह सकते हैं प्रेम मतलब ये काम देवता जो है, यानी काम मतलब यानी कह सकते हो कि जो एक प्रकार से जो सेक्स है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो देवता हैं, कह सकते हो भाई सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स के भी देवता कह सकते हैं बाहर कामदेव हैं। तो भाई शंकर जी के प्रभाव से कह सकते आंख यानी उनके जो नेत्र से अग्नि निकली, उससे कह सकते काम देवता जल करके भस्म हो गए, खत्म हो गए। बाद में रति के अनुरोध पर, रति कह सकते बाद में कह सकते हो कि रति के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें असरी रूप में उपस्थित रहने का आशीर्वाद दे दिया। तो कह सकते कि बाद में रति जो थी, रति यानी कह सकते भगवान शंकर की जो पत्नी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, तब कह सकते हो कि शिव जी को उन्होंने यानी कामदेव ने बोला कि भाई अब शंकर जी असरी रूप में क्या हो सकते हैं कि उस रास लीला में जा सकते हैं। तभी से कामदेव शिव जी के सामने आने से घबराते हैं, यानी कामदेव भगवान शंकर से बहुत डरते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने अगर तीसरा नेत्र खोल दिया तो भाई कामदेव भस्म हो जाएंगे। कामदेव किसके देवता? भाई सेक्स के देवता है, कह लीजिए। काम मतलब होता है सेक्स, जिसको बोलते हैं, जिससे बच्चा पैदा होता है, पति पत्नी में जो संबंध बनता है, जो बच्चे का जन्म होता है, उसी को बोलते हैं काम, उसी के देवता क्या है? काम देवता है, समझ गए। और रासलीला जो है, रासलीला में खाली डांस नहीं होता है, यहाँ पर एक प्रकार से जब कृष्ण रास रचाते थे तो एक प्रकार से वो सेक्सुअल एक्टिविटी का भी पार्ट होता था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कह सकते हो उसमें किसी और को शामिल होने की मनाही थी, इसलिए शंकर जी को भी उस रासलीला में शामिल होने से श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया था, ठीक है। और भाई कामदेव भगवान शंकर से आने से घबराते हैं। रासलीला में कामदेव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासलीला जो होती थी उसमें क्या भैया, जो काम देवता हैं, जो सेक्स के देवता हैं, और कह सकते हो कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह नर्तकियां भी शिव की उपस्थिति से असहज महसूस करती थी। तो रासलीला में जब जो डांस करती थी, शंकर जी को देख करके उनको भी असहज महसूस होता था। इसके अलावा इस नृत्य में एक पुरुष कृष्ण तो होते ही थे, अन्य पुरुष की उपस्थिति रास में विघ्न पैदा कर सकती थी। भाई रासलीला में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक पुरुष कृष्ण होते थे, बाकी कोई अन्य पुरुष नहीं होता था, बाकी सारी महिलाएं होती थी। बाकी अगर कोई अन्य पुरुष आएगा तो रासलीला में दिक्कत आ जाएगी। इन्हीं बातों का विचार करके सब शिव जी के सामने असहज अनुभूति कर रहे थे। भाई भगवान शंकर अगर रासलीला में आएंगे तो सबको बहुत ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। बहुत अनुनय विनय करने के बाद यह तय हुआ कि शिव जी तो आ सकते हैं, लेकिन वह रास नृत्य को देख नहीं सकते हैं। भाई भगवान शंकर जो हैं रासलीला में तो आ सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, ये तय हुआ। क्योंकि भगवान शंकर रासलीला को देखना चाहते थे, भगवान शंकर रासलीला में आना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि भाई भगवान शंकर रासलीला में आए और भगवान शंकर रासलीला को देखें। इसलिए भगवान शंकर को बहुत मनाया गया, लेकिन नहीं माने। बाद में ये हो गया कि अब भगवान शिव जो है रासलीला में तो वहां तो आ सकते हैं, लेकिन उसको देखेंगे नहीं। उन्हें भगवान शिव जी को क्या करना पड़ेगा? पीठ यानी पीठ करके खड़ा होना पड़ेगा, पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसकी अनुमति मिल गई, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। शिव जी को यह नृत्य बहुत पसंद है। भगवान शंकर को कह सकते हैं, जब भगवान शंकर रासलीला को देखने गए तो कह सकते हैं भगवान शंकर भाई पीठ करके खड़े हुए थे और उन्होंने उस नृत्य को महसूस किया, और भगवान शंकर को कह सकते हैं रासलीला में जो डांस होता था वो उनको बहुत पसंद आया। शिव जी बाद में क्या हुए कि वहां से, जहां रासलीला तो वहां से चले गए और सीधा वो कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत क्या है कि भगवान शंकर का निवास स्थान है। भगवान शंकर कहाँ रहते भाई मेरे? कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वहां उन्होंने देवी पार्वती से, भाई भगवान शंकर जी की पत्नी क्या है? देवी पार्वती जी हैं। उन्होंने देवी पार्वती से डांस यानी नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। वह दोनों ऐसी वृंदावन जैसी शांत एकांत भूमि को खोज, भगवान शंकर को लगा कि भाई अब जैसे रासलीला में नृत्य होता था, वैसे मैं देवी पार्वती से बोलता हूँ डांस कर दें। इसलिए भगवान शंकर को एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो वृंदावन की तरह शांत हो, एकांत हो, मनोहर हो। ऐसी भूमि को खोजने के लिए जहां पर देवी पार्वती भाई डांस कर सके, नृत्य कर सके, वृंदावन जैसी किसी और भूमि को खोजने के लिए भगवान शंकर निकल पड़े। इस खोज में भगवान शंकर जो है वो मणिपुर पहुंच गए, ठीक है। ये मणिपुर आए, यहां उन्होंने मानसरोवर से भी कई गुना बड़ा एक बड़ा तालाब देखा। तो क्या, जब भगवान शंकर मणिपुर आए तो मणिपुर में उन्होंने एक मानसरोवर से भी बड़ा एक बहुत बड़ा तालाब देखा, जिसका पानी बहुत साफ था, चारों तरफ पानी थे। यह देख करके देवी भगवती ने कहा, यहां तो जल ही जल है,
नहीं देवी पार्वती को लगा भाई यहाँ तो पानी ही पानी है, मैं डांस कहां करूंगी, यहाँ तो जमीन है ही नहीं। ठीक है, शिव जी ने तब त्रिशूल से आघात किया। भगवान शंकर ने कह सकते जब चारों ओर पानी पानी देखा, जो कह सकते मणिपुर है उस वहां पर भाई चारों तरफ पानी था, और देवी पार्वती ने कहा कि भाई यहाँ तो चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, मैं डांस कहां करूंगा। तो भगवान शंकर ने भाई मेरे क्या किया, अपना त्रिशूल सीधा उस पानी में मारा, शिव जी के त्रिशूल का आघात किया। इस आघात से जल बाहर निकला और वह जल मणिपुर की नदी यानी इंफाल नदी में बहने लगा। जो जल था, जो पानी था, वो मणिपुर की नदी इंफाल नदी उसमें बहने लगा। यह नदी बहती हुई सीधा बर्मा यानी तिब्बत देश में कर चली गई और सिंध वन में जाकर के मिली। यहीं से दोनों नदियां, इसको ईरावती कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मणिपुर जो है उस 100 वर्ण भूमि का जन्म हुआ। तो भगवान शंकर ने जब अपने त्रिशूल से आघात किया मानसरोवर झील में, उस झील से आगाज से कह सकते कि मणिपुर भूमि का जन्म हुआ। इस आदिम नृत्य के लिए स्वर्ग से भगवान शंकर कह सकते मणिपुर जब आघात किया तो भाई जमीन आ गई, वहां पर क्या हुआ, नृत्य किया गया, डांस किया गया और 9 अप्सराएं उतरी और मणिपुर की पर्वतमालाओं पर एक एक अप्सरा जो थी डांस करने लगी। सारा सारा जो दृश्य था वो एकांत होकर के नृत्य को देखने लगा। आकाश मंडल में तारा प्रतिबद्ध होकर के सब खड़े हो गए। काल का भी प्रवाह थम गया। सभी लोग खुश होकर के इस दृश्य को देखने लगे, इस डांस को देखने लगे। मणिपुर के चारों ओर सभी लोग इकट्ठा हो गए। इस महान डांस को देख करके प्रकाश यानी प्रकाश उत्सव हो गया। शेष नाग भी कह सकते, शेष नाग जो भगवान शंकर का नाग है, सांप है, शेष नाग भी इससे खुश हो गए। वह पाताल से आकर के नृत्य भूमि में बीचों बीच अपने फन को फैला लिया। भगवान यानी भगवान शंकर का जो सांप है, जिसको शेष नाग हम लोग बोलते हैं, भगवान शंकर के नाग ने क्या किया, अपने फन को फैला लिया। जैसे फन को उसने फैला लिया और मणिद्वीप की तरह अपने मणिद्वीप को उसने, मणि को उसने उठा लिया। उसी से कह सकते हो कि उस भूमि को मणिद्वीप कहा गया। तो भगवान, इस क्षेत्र का नाम मणिपुर पर, मणि मतलब भगवान शंकर का जो शेष नाग है, उसने भैया अपना फन फैलाया और फन फैलाया, जब फैलाया तो ऊपर मणि दिखी, इसलिए कह सकते इस भूमि का नाम क्या पड़ गया, मणिपुर पड़ गया। तो मणि किसकी थी, सांप की मणि थी। भगवान शंकर का जो शेष नाग है उसकी मणि है, चमक रही थी, तो उसी से कह सकते इस भूमि का नाम क्या पड़ा, मणिपुर पड़ा। साहस फाण, फाण मतलब फन, सांप का जो फन है उस फन पर मणि है, इसलिए कह सकते इसको कहा गया साहस फाणों की मणिद्वीप। तो मणि थी, इसलिए भैया मणिपुर का इसका नाम मणिपुर पड़ गया। शेष नाग के रूप में टिप्पणी करते हुए कुबेर नाथ राय जी कहते हैं कि शेष नाग के अनंत फण काल में प्रतीत होते हैं और अनंत काल तक पुरुष इस नृत्य के साक्षात, यानी सांप जब सांप शेषनाग जब कुंडली मार के बैठता है और अपने फन को फैलाता है तो ऊपर मणि दिखती है, इसलिए इस इलाके का नाम क्या पड़ गया भाई मेरे, मणिपुर पड़ गया। इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा, सहस फाणों की मणिद्वीप। तो इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पुराणों में भी अगर आप देखोगे तो मणिपुर को लेकर के कहानी और कथा का जिक्र हम लोगों को देखने को मिलता है। तो साहस फाणों की मणिद्वीप जो मैंने आपको कथा सुनाई है कुबेर नाथ राय की लिखी हुई, और साहस फाणों की मणिद्वीप को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, ये कन्फर्म आता है। इसका विचार पक्ष भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका भाव पक्ष भी एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक रहेगा साहस फाणों की मणिद्वीप, इसको पढ़ के जाना ही जाना है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं।